सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 661। लिन शेन ने खुद से ही लड़ाई की, लगातार अपने पंखे और ब्लेड की तकनीक को निखारा और लगातार विवरणों में संशोधन किया। उनकी रक्षात्मक मुद्रा अधिक से अधिक कठोर होती गई, विभिन्न आपात स्थितियों को बढ़ती कुशलता के साथ संभालते हुए। हवा में फोल्डिंग पंखे के परिवर्तन भी अधिक से अधिक अप्रत्याशित होते गए, लिन शेन के नियंत्रण के परिणामस्वरूप नहीं बल्कि नियंत्रण के बढ़ते नुकसान के परिणामस्वरूप। जब वेई वुफू ने लिन शेन को देखा तो उसने पाया कि वह स्क्रैप तलवार और उसकी म्यान पकड़े हुए तितली की तरह हवा में फड़फड़ाते हुए फोल्डिंग पंखे से लड़ रहा था। फोल्डिंग पंखे ने स्पिनिंग कटिंग क्यूई भी उत्पन्न करना शुरू कर दिया, और हालांकि यह स्क्रैप तलवार जितना प्रभावी नहीं था, लेकिन यह पहले से ही काफी भयानक था। यह हो गया। जब लिन शेन ने रोका तो वेई वुफू ने कहा, क्या तुमने वास्तव में इसे मास्टर करने का एक त्वरित तरीका खोज लिया है? लिन शेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने वेई वुफू को उस गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के लिए बस एक बहाना बनाया था, लेकिन वेई वुफू वास्तव में सफल हो गया था। वेई वुफू ने सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे लिन शेन के साथ अपने विचार साझा किए। लिन शेन से बात करना बहुत थका देने वाला था, इसलिए वे कागज और कलम लेकर आए और वेई वुफू से अपने विचार लिखने को कहा। वेई ने कागज पर लिखा और चित्र बनाया, और थोड़ी देर बाद लिन शेन समझ गए कि वेई का क्या मतलब था। टाई सीक्रेट स्किल अनिवार्य रूप से आत्मा को शारीरिक परिवर्तनों और दर्द से अप्रभावित शरीर की बाधाओं को पार करने की अनुमति देती है। हालांकि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को बार बार दर्द प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, यहां तक कि बार बार मृत्यु को गले लगाना पड़ता है, शारीरिक दर्द के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाना पड़ता है और अब मृत्यु से डरना नहीं पड़ता है, जैसे कि शरीर की पीड़ा को किसी तीसरे पक्ष के दृष्टिकोण से देखना। दूसरे शब्दों में, यदि आप अमानवीय नहीं बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को मानव के रूप में देखना बंद करना होगा। ऐसी गुप्त तकनीक, लिन शेन की तो बात ही छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में बहुत कम लोग हैं जो इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। कई दिनों के चिंतन के बाद वेई वुफू ने आखिरकार इसमें महारत हासिल करने का एक त्वरित तरीका सोचा, जो विशेष रूप से सरल भी था। संज्ञाहरण। आम लोग हड्डी खुरचने के उपचार को सहन नहीं कर सकते, लेकिन अगर शरीर को संज्ञाहरण दिया जाता है तो कोई भी हड्डी खुरचने के उपचार के दर्द को सहन कर सकता है। बेशक निर्वाण के दौरान साधारण संवेदनाहारी का कोई उपयोग नहीं है। वेई वुफू वास्तव में लिन शेन को खुद को संवेदनाहारी इंजेक्शन लगाने का सुझाव नहीं दे रहे थे। उनका विचार सीधे लिन शेन की नसों को काटना था ताकि वह दर्द महसूस न कर सके, जैसे कि वनस्पति अवस्था में कोई व्यक्ति करता है। मन बना रहता है, लेकिन शरीर के अस्तित्व को महसूस नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि शरीर निर्वाण पूरा कर लेता है तो यह उसकी चेतना को प्रभावित नहीं करेगा और निर्वाण की शक्ति उसके शरीर को फिर से आकार देगी। एक बार निर्वाण प्राप्त हो जाने पर उसकी कटी हुई नसें भी ठीक हो जाएंगी। लिन शेन ने स्तब्ध होकर चुपचाप देखा, फिर वेई वुफू के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। वेई, तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, निर्वाण की प्रक्रिया में निर्वाण गुण कणों का अपने कणों के साथ संयोजन शामिल है। अगर मैं अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकता तो संयोजन प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी। फिर निर्वाण गुण कण हावी हो सकते हैं और मेरे शरीर को पूरी तरह से अमानवीय बना सकते हैं, जैसे तियांजुए। लिन शेन ने धैर्यपूर्वक समझाया कि उसने वेई के विचार को क्यों खारिज कर दिया। शरीर धारणा के बिना भी ताकत को नियंत्रित कर सकता है। वेई वुफू ने कागज पर लिखा, ऐसा लग रहा था कि उसने इस समस्या पर विचार किया है। लिन शेन के पास पढ़ना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वेई वुफू की विधि बहुत जोखिम भरी लग रही थी। अगर यह वास्तव में उनके कल्पना के अनुसार काम करती है तो यह एक व्यवहार्य मार्ग हो सकता है, लेकिन कोई तंत्रिकाओं को कैसे काट सकता है, शरीर की संवेदना को कैसे खो सकता है, फिर भी भीतर की ताकत को कैसे नियंत्रित कर सकता है? लिन शेन अभी भी हैरान था। वेई वुफू ने लिखा, मैं चाकू चलाऊंगा और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की नसों को काट दूंगा। विश्वसनीय लगता है, लेकिन मैंने निर्वाण से गुजरने की योजना नहीं बनाई है। मैंने तय नहीं किया है कि निर्वाण के लिए प्राचीन मंदिर जाना है या नहीं। मुझे सोचने के लिए कुछ समय दें। वैसे मैं हथियार रैंकिंग को चुनौती देने जा रहा हूँ। अब और बात नहीं, मुझे जाना है। लिन शेन भाग गया। ऐसा नहीं था कि उसे वेई वुफू की ब्लेड तकनीक और नियंत्रण क्षमता पर भरोसा नहीं था, लेकिन कोई भी ऐसी प्रक्रिया से डर जाएगा, और एक साधारण व्यक्ति के रूप में लिन शेन कोई अपवाद नहीं था। हालांकि वेई वुफू के शब्दों ने लिन शेन को यह विश्वास दिलाया कि उसे अपने सुपर बेस फॉर्म में निर्वाण की प्रक्रिया का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। सुपर बेस फॉर्म में उसका शरीर पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत था और वह मुश्किल से कोई दर्द महसूस कर सकता था, इसलिए उसे भी वही प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। शायद मैं वास्तव में प्राचीन मंदिर में निर्वाण से गुजर सकता हूँ। क्या मुझे द्वैत निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहिए? लिन शेन ने सोचा कि वह चियू मंदिर में टेलीपोर्ट हो गया। उसने रैंकिंग पर नज़र डाली और देखा कि ब्लेड सीरीज और फैन सेक्ट दोनों के स्कोर 4.3 पर पहुंच गए थे, जो उसके पिछले स्कोर 3.5 से काफ़ी ज़्यादा था।
ये बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ 0.8 अंकों की वृद्धि थी, इतनी ज़्यादा नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय स्कोर इतने कम थे कि 4.3 का स्कोर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि अब मेरे फैन स्किल और ब्लेड तकनीक क्या स्कोर हासिल कर सकते हैं। लिन शेन को लगा कि उसने अपनी ब्लेड तकनीक और फैन स्किल दोनों में काफ़ी प्रगति की है और उसका स्कोर पहले से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या वह 4.3 के स्कोर तक पहुंच सकता है? लिन शेन को यकीन नहीं था। तो चलो फिर एक बार कोशिश करते हैं। लिन शेन ने पहले ब्लेड सीरीज रैंकिंग को चुनौती देने का फैसला किया। अप्रत्याशित बटरफ्लाई फैन स्किल द्वारा परिष्कृत उसका ब्लडलाइफ ब्लेड स्किल लगातार बेहतर होता जा रहा था। रक्षा और हाथ में ब्लेड लेकर वहां खड़े होने से उसने एक अडिग उपस्थिति का परिचय दिया, मानो वह निरंतर परिवर्तनों का जवाब दे सकता है। जब लिन शेन का स्कोर जारी किया गया तो रैंकिंग एक बार फिर बदल गई। 4.3 के स्कोर के साथ तियानहे को ब्लेड किंग की स्थिति से बाहर कर दिया गया और वह दूसरे स्थान पर आ गया। शीर्ष स्थान को फिस्ट गॉड ने पुनः प्राप्त किया, जिसका स्कोर सीधे 5.0 तक पहुंच गया। लिन शेन ने उम्मीद नहीं की थी कि उसका ब्लेड तकनीक स्कोर इतना बढ़ जाएगा कि उसने सोचा चियू प्रतिमा की प्रकृति के साथ उसे अधिकतम कुछ 10वें अंक की वृद्धि मिलेगी। चलो अब बटरफ्लाई फैन स्किल आजमाते हैं। लिन शेन ने फिर फैन सेक्ट रैंकिंग को चुनौती देने का फैसला किया। इंपीरियल पैलेस के अंदर सम्राट तियानशु एक बुजुर्ग सेलेस्टियल के साथ शतरंज का खेल खेल रहे थे। सम्राट तियानशु ने होलोग्राफिक प्रक्षेपण को देखते हुए एक चाल चलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तियानहे जियाहे का लड़का होगा, है न? उसकी ब्लेड तकनीक खराब नहीं है। बच्चों का खेल आपकी महारानी से ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं, एनी ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसकी आंखें एक पिता के गर्व को मुश्किल से छिपा पा रही थीं। अपने बेटे की खातिर इतना विनम्र मत बनो, सम्राट तियानशु ने हंसते हुए कहा, जियाहे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, महान चीजें हासिल करने के लिए उत्सुक है और दूसरों की मदद करना पसंद करता है। उसके पास ऐसी उपलब्धियां हैं और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो यह उसके जैसे युवा लोगों पर निर्भर होगा कि वे हमारी दिव्य जाति के लिए एक आकाश का समर्थन करें। एनी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने प्रक्षेपण में समाचार अपडेट देखा। मुट्ठी भगवान शिखर पर वापस एक बार फिर ब्लेड किंग का खिताब हासिल कर रहा है। उसका स्कोर 5.0। समाचार एंकर ने पूरी ताकत से चिल्लाया। 5.0 की रेटिंग के साथ फिस्ट गॉड ने सीधे तियानहे के साथ अंतर को बढ़ा दिया था। मूल रूप से फिस्ट गॉड की रेटिंग केवल 3.5 थी, लेकिन अचानक वह 1.5 अंक बढ़ गया, जो कि तियानहे द्वारा प्राप्त की गई प्रगतिशील वृद्धि से 0.7 अधिक था। क्या बकवास है, ये पता चला है कि तियानहे और कियू बस औसत दर्जे के लोगों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। हाँ, वे इतने लंबे समय से 0.1 अंक के लिए बेताब थे और फिर फिस्ट गॉड ने एक बड़ी छलांग लगाई और आसानी से 5.0 रेटिंग हासिल कर ली। फिस्ट गॉड थोड़ा डरावना है, उसकी ताकत अथाह है। जब एनजियाहे ने यह खबर देखी तो उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। उसने पहले ही अपनी ब्लेड तकनीक को सीमा तक धकेल दिया था और वह जिस उच्चतम रेटिंग तक पहुंच सकता था वह 4.3 थी। वह और सुधार नहीं कर सकता था। मुट्ठी भगवान आसानी से 5 पॉइंट की सीमा में प्रवेश कर गया था। अंतर स्पष्ट रूप से मामूली नहीं था। रेटिंग में इतना महत्वपूर्ण अंतर होने के लिए प्रतिद्वंद्वी की ब्लेड स्किल्स उसकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत होनी चाहिए। मुट्ठी भगवान वास्तव में अमर स्तर पर एक पुराना राक्षस है। एनजियाहे स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं करता था कि युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति के पास उसकी तुलना में ब्लेड तकनीक इतनी अधिक मजबूत हो सकती है, और उसने सहज रूप से सोचा कि मुट्ठी भगवान अमर स्तर पर एक पुराना राक्षस होना चाहिए। मुट्ठी भगवान काफी दिलचस्प है, सम्राट तियानशु ने मुस्कुराते हुए कहा। लाओ यी, आपको क्या लगता है, क्या यह मुट्ठी भगवान अमर स्तर पर एक पुराना साथी है या एक नया व्यक्ति है? इस नौकर ने व्यक्ति को नहीं देखा है और वह इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है, एनी ने भावहीनता से कहा। बस अनुमान लगाओ, सम्राट तियानशु ने बोर्ड पर एक मोहरा चलाते हुए कहा। ये नौकर सुस्त है और अनुमान नहीं लगा सकता है, एनी ने बिना किसी भाव के कहा। मुझे लगता है कि यह एक युवा व्यक्ति है। वे बूढ़े लोग ज्यादा सांसारिक और चालाक हैं, वे कभी भी मुट्ठी भगवान जैसा नाम नहीं चुनेंगे, सम्राट तियानशु ने मन ही मन सोचा। महामहिम जो कहते हैं वह उचित है, एनी ने जवाब दिया। आज के युवा लोग अविश्वसनीय हैं, प्रत्येक में असाधारण प्रतिभा और कौशल हैं जो उनकी उम्र में हमारे स्तर से कहीं ज्यादा हैं। क्या आपको अभी भी याद है जब हम आरोही स्तर पर थे? हम दो मूर्खों की तरह थे, कुछ भी नहीं समझते थे और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते थे। सम्राट तियानशु ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ पुराने समय को याद किया। महामहिम बुद्धिमान थे लेकिन मूर्ख होने का दिखावा करते थे, केवल ये नौकर ही वास्तव में मूर्ख था। एनी कुछ हद तक भावुक लग रहा था। ये सब एक जैसा है। याद है जब हम एक साथ डार्क डोमेन स्टार पर गए थे? हमने सुना था कि वहां से निकलने वाला रक्त शरीर को मजबूत कर सकता है और डार्क डोमेन काया प्रदान कर सकता है, और हमने प्रत्येक ने कई कटोरे पिए।
हम उल्टी करने लगे और लगभग अपनी आत्मा खो बैठे। सम्राट तियानशु ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे सही से याद है तो मैंने 7 कटोरे पिए, आपने 6 पिए, और अगले दिन मैं ठीक था, लेकिन आप बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। महाराज, आप गलत हैं, मैंने 8 कटोरे पिए, आपसे एक ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित था, एनई ने सुधारा। चाहे हमने कितने भी कटोरे पिए हों, उस समय हम दोनों लगभग मर ही गए थे। शुक्र है, बाद में हमें पता चला कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड ने न केवल हमारे शरीर को ठीक किया, बल्कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड का उपयोग करके दोहरी निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपदा में भी सौभाग्य लाया। सम्राट तियानशु ने कहा और फिर अपने माथे पर थपकी दी जैसे कि कुछ याद कर रहे हों। ये सही है, एक लॉर्ड सीड बचा था, है न? कुल 3 लॉर्ड सीड, महाराज, और इस सेवक के पास प्रत्येक के पास एक है। वास्तव में अभी भी एक बचा है, एनई ने सिर हिलाया। वह वस्तु अब कई वर्षों से संग्रहित है और आज ब्रह्मांड शक्तिशाली प्राणियों से भरा हुआ है, जैसे आकाश में बादल भरे हुए हैं। हम वास्तव में एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां सभी जातियों के प्रतिभाशाली लोग बड़ी संख्या में उभर रहे हैं। ये समय है कि हमारी दिव्य जाति युवा पीढ़ी को ठीक से विकसित करे। वह लॉर्ड सीड वहां बैठे रहने से बेकार है, ये हमारे युवाओं के हाथों में बेहतर होगा, सम्राट तियानशु ने कहा। महाराज, इसे किसे देने की योजना बना रहे हैं? शतरंज का मोहरा थामे हुए एनी का हाथ एक पल के लिए रुका और फिर अपनी गति फिर से शुरू की। मोहरा बोर्ड पर रखने के बाद ही उसने सम्राट तियानशु की ओर देखा। प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के मामले में जियाहे हमारी दौड़ में सबसे ऊपर है। डार्क डोमेन लॉर्ड सीड का हक उसी का है, सम्राट तियानशु ने घोषणा की। महाराज, आपने उसे बहुत बिगाड़ा है, एनी ने अपना सिर हिलाया। वह आपका इकलौता बेटा है और मेरे बहुत सारे बेटे हैं। सच कहूं तो मैं उसे अपने बेटों से भी ज्यादा महत्व देता हूं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अगर मैं उसे डार्क डोमेन लॉर्ड सीड सौंप दूं तो इसकी आलोचना हो सकती है। तियान एन और ची परिवारों के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? पेड़ जितना ऊंचा होगा उतनी ही तेज हवाएं उसे आकर्षित करेंगी, हमें इससे सावधान रहना चाहिए, सम्राट तियानशु ने कहा और भावना से भरी नज़र से एनी की बाह थपथपाई, बिल्कुल एक पिता की तरह जो अपने बेटे के लिए चिंतित है। महाराज की चिंताएं जायज़ हैं और इसके अलावा जियाहे पहले ही निर्वाण स्तर पर पहुंच चुका है। डार्क डोमेन लॉर्ड सीड अब उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। कृपया किसी और पर विचार करें, एनी ने सुझाव दिया। उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर से भावशून्य थी। यह कोई समस्या नहीं है, वह बस फिर से खेती कर सकता है। सम्राट तियानशु ने अपना हाथ खारिजी ढंग से हिलाया। जियाहे जिस विकास कौशल का अभ्यास कर रहा है वह संशोधित एंजल पुनर्जन्म कौशल है जिसे आपने परिष्कृत किया है न? पुनः खेती करना बस समय की बात है। अपने पुनर्जन्म के बाद यदि वह दोहरे निर्वाण के लिए डार्क डोमेन लॉर्ड सीड का उपयोग करता है और निर्वाण गुण प्राप्त करता है तो अमर बनने का उसका मार्ग सामान्य अमर बनने के मार्ग से अतुलनीय होगा। ये कैसा रहेगा? अगर मैं उसे सीधे दे दूं तो यह वाकई विवाद को जन्म देगा, इसलिए चलो एक प्रतियोगिता की व्यवस्था करते हैं। सेलेस्टियल रेस के अधीनस्थ सभी युवा प्रतिभाएं भाग ले सकती हैं और प्रथम पुरस्कार के विजेता को एक गुप्त इनाम मिलेगा। जियाहे की क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से प्रथम स्थान जीतेगा। आप क्या सोचते हैं, बूढ़े एन? सम्राट तियानशु ने एनी को देखते हुए पूछा। महाराज ने इस पर पूरी तरह से विचार किया है, एनी ने भावना का कोई संकेत दिखाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। तो ये तय हो गया। सम्राट तियानशु ने अंतिम रूप से निर्णय लिया, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को इस मामले को संभालने दें। जब वे बातचीत कर रहे थे, ब्रह्मांड समाचार ने उत्साह की एक नई लहर का स्वागत किया। 5.0 रेटिंग के साथ ब्लेड किंग का खिताब पुनः प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से उसी 5.0 स्कोर के साथ क्यू को भी नीचे गिरा दिया और दोनों रैंकिंग के राजा के रूप में अपना दबदबा बनाए रखा। सभी हथियारों के राजा का ताज पहनाए जाने के साथ मुट्ठी भगवान ने अब 3 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह मुट्ठी भगवान वास्तव में ताकत में बेजोड़ है। ये कौन सा अमर महापुरुष है? क्या वे कम से कम अपना असली नाम नहीं बता सकते? उन्हें रैंकिंग में ब्लेड तकनीक का नाम शामिल करना चाहिए। इसे ब्लेड तकनीक मूल्यांकन कहा जाता है, फिर भी हम तकनीक का नाम भी नहीं जानते, ये सही नहीं लगता। आप समझ नहीं रहे हैं। तकनीकों को उन लोगों द्वारा जीवंत किया जाता है जो उनका उपयोग करते हैं। फिस्ट गॉड द्वारा इस्तेमाल की गई वही तकनीक उसे ब्लेड किंग की उपाधि दिलाती है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप रैंकिंग में भी नहीं आ सकते। तकनीकें निर्जीव हैं, यह अभ्यासकर्ता ही है जो उनमें जान फूंकता है। इसलिए व्यक्ति को जानना ही काफ़ी है, तकनीक का नाम जानने से कोई फायदा नहीं है। अब तक सभी ने मुट्ठी भगवान को अमर स्तर के एक बड़े राक्षस के रूप में स्वीकार कर लिया था और युवा पीढ़ी ने अब मुट्ठी भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं सोचा था। कई युवा प्रतिभाशाली लोग अभी भी 3.5 स्कोर सीमा को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। स्वर्गीय पत्नी ने फैंग किंग टैलेंट के फिर से गायब होने का एहसास किया और थोड़ा चौंक गई।
उसने जल्दी से अपना कम्युनिकेटर खोला, समाचार की जांच की और फिर मुट्ठी भगवान को 5.0 स्कोर के साथ दोनों रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पुनः प्राप्त करते देखा। 5.0 स्कोर को देखते हुए स्वर्गीय पत्नी ने इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के विचार पर भी विचार नहीं किया। भले ही उसने ऐसा किया हो, वह अपने स्कोर को 0.1 या 0.2 अंकों से बेहतर कर सकती थी, लेकिन 5.0 तक पहुंचना असंभव था। इसके लिए आगे लड़ना निरर्थक होगा। जब मैं अमर हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से फैन किंग की उपाधि पुनः प्राप्त करूंगा। स्वर्गीय पत्नी का यह भी मानना था कि मुट्ठी भगवान एक पुराना राक्षस होना चाहिए अमर स्तर, उसके पास वर्तमान में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूंजी नहीं थी और वह केवल तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक कि वह फैन किंग का खिताब हासिल करने के लिए फिस्ट गॉड को फिर से चुनौती देने से पहले अमर स्तर तक आगे न बढ़ जाए। लिन शेन ने फिर से द्वैत राजा की उपाधि प्राप्त की और ब्लेड और पंखे के कौशल का उनका अभ्यास और भी अधिक कुशल हो गया। ब्लेड और पंखे की तकनीकों की दक्षता भी उनके आत्मसंघर्षों के माध्यम से लगातार बेहतर होती गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुधार की सीमा काफ़ी सीमित होती गई, उतनी तेजी से नहीं जितनी शुरुआत में थी। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख महामहिम वापस आ गए हैं और आपको शाही महल में बुलाते हैं। तियान कोंग्युन स्वर्गीय सम्राट के साथ दर्शकों के लिए लिन शेन को लेने आए। लिन शेन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की, एक बार फिर तियान कोंग्युन का पीछा करते हुए शाही महल में प्रवेश किया। हालांकि इस बार स्वर्गीय सम्राट ने उन्हें पहले की तरह शानदार महल में नहीं बुलाया, बल्कि अपने शयनकक्ष अध्ययन में बुलाया। लिन शेन बाहर खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे, बीच में पर्दे थे, इसलिए वह नहीं देख पा रहे थे कि सम्राट तियानशु कैसे दिखते हैं। दिन के उजाले में महल में किसी भी शाही संगिनी के बिना पर्दे की क्या जरूरत है। लिन शेन ने मन ही मन खुद से बड़बड़ाया। काफ़ी समय तक स्काई पिनेकल स्टार पर रहने और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में डीन के पद पर रहने के कारण अन्य लोग सोच सकते हैं कि वह सम्राट तियानशु का वफादार पालतू कुत्ता है, लेकिन करीब से सोचने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में सम्राट तियानशु को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लिन शेन के प्रवेश करने के बाद सम्राट तियानशु ने अपना हाथ हिलाया और सभी लोग पीछे हट गए, जिसमें तियान कोंग्युन भी शामिल था जो उसे वहां लाया था। एक पल के लिए केवल सम्राट तियानशु और लिन शेन ही अध्ययन कक्ष में रह गए। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख सम्राट तियानशु की आधिकारिक आवाज़ आए और लिन शेन ने स्वीकृति के साथ जवाब दिया। मैंने सुना है कि आप हाल ही में बहुत मेहनती हो गए हैं, अक्सर अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय जाते हैं। आपने क्या क्या सीखा है? सम्राट तियानशु के शब्दों ने तुरंत लिन शेन को ठंडे पसीने में डुबो दिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लिन शेन ने मन ही मन खुशी मनाई, अपनी नसों को संभाला और जवाब दिया, हाल ही में मैं ब्लेड और पंखे की तकनीक सीख रहा हूँ। ओह, आपने कौन सी ब्लेड और पंखे की तकनीक सीखी है? सम्राट तियानशु ने जोर दिया। ब्लेड तकनीकों के लिए मैंने जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर की तलवार सीखी है, और पंखे के कौशल के लिए मैंने तितली पंखे के कौशल का अध्ययन किया है, लिन शेन ने कहा। तितली पंखे का कौशल? क्या ये नौस्वर्ग रहस्यवादी पवन पंखे का कौशल नहीं है? सम्राट तियानशु की आवाज़ में ठंडक का संकेत था। वास्तव में महामहिम से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। नौस्वर्ग रहस्यवादी पवन पंखे का कौशल वास्तव में प्रसिद्ध है और मूल रूप से मैं इसे सीखना चाहता था और इसे उधार लेने में भी कामयाब रहा। हालांकि इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह कौशल मेरे लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बजाय बटरफ्लाई फैन स्किल मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने इसका अभ्यास करने का फैसला किया और 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल को अलग रख दिया और जब मेरे पास समय होगा तो इसे वापस करने का इरादा किया। लिन शेन की हथेलियां पसीने से तर थीं। जब वह पहले 9 हेवंस मिस्टिक विंड फैन स्किल उधार लेने गया था, हालांकि उसने इस बिंदु पर विचार किया था, लेकिन उसने इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया था। सम्राट तियानशु का मूड अप्रत्याशित था और उसके लिए इस तरह के मामले में लिन शेन को हटाना असंभव नहीं था। आखिरकार कोई व्यक्ति जो केवल उन्हें अप्रिय पाकर आकाश से सितारों को मिटा देगा, वह किसी व्यक्ति को मारने के बारे में 2 बार नहीं सोचेगा। मैं समझ गया। सम्राट तियानशु की आवाज़ अभी भी कुछ हद तक ठंडी थी। बटरफ्लाई फैन स्किल नाम कुछ अपरिचित लगता है। आप इसमें कितने कुशल हैं? लिन शेन कुछ हद तक उलझन में था, लेकिन N6 ने जो पहले कहा था उसे याद करते हुए उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और जवाब दिया, मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। मैंने चियो मंदिर में इसका परीक्षण किया और 5.0 अंक प्राप्त किए। वर्तमान में फैन संप्रदाय में प्रथम स्थान पर हूँ। तो आप मुट्ठी के देवता हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जिस व्यक्ति को चुना है वह मुट्ठी, तलवार और पंखे की तीनों विधाओं में प्रतिभाशाली है। आपने जो ब्लेड तकनीक सूचीबद्ध की है, क्या वह जीवन के लिए लालच और मृत्यु के भय की तलवार है? सम्राट तियानशु के शब्द मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी उनमें कम ठंडक थी। बैककोट। लिन शेन को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसे संदेह था कि सम्राट तियानशु को लंबे समय से संदेह था कि वह मुट्ठी का देवता है। अगर उसने अभी कबूल नहीं किया होता तो सम्राट तियानशु का विश्वास फिर से हासिल करना मुश्किल होता।
शायद सम्राट तियानशु ने उसे स्वर्गीय पत्नी से 9 स्वर्ग रहस्यवादी पवन पंखा कौशल उधार लेने और वापस करने के लिए मार दिया होता। हाँ, मैंने कुछ संशोधन किए, रक्षात्मक शक्ति को बढ़ाया। 5.0 रेटिंग प्राप्त करना सौभाग्य की बात थी, लिन शेन ने कहा। इतनी कम उम्र में सही और गलत में अंतर करना और यह जानना कि खुद के लिए क्या सही है, ये सराहनीय है, सम्राट तियानशु ने उदासीनता से कहा। मैं जल्द ही सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में एक प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। स्काई पिनिकल स्टार के प्रतिभाशाली युवा, चाहे वे किसी भी जाति के हों, भाग ले सकते हैं। अंतिम पुरस्कार डार्क डोमेन लोड सीड होगा। मैं आपको इस आयोजन का कार्य सौंपता हूँ। आप जो भी तरीके अपनाएं, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रतियोगिता पूरी तरह सफल हो। आपका अधीनस्थ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि डार्क डोमेन लोड सीड किस तरह का खजाना है? लिन शेन ने पूछा। यह अपना सर्वश्रेष्ठ करने के बारे में नहीं है, आपको सफल होना चाहिए। यदि आप इस छोटे से मामले को नहीं संभाल सकते तो आपको सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन होने का कोई अधिकार नहीं है, सम्राट तियानशु ने उपहास किया। हाँ, यह अच्छी तरह से किया जाएगा। लिन शेन ने सोचा कि सम्राट तियानशु का वास्तव में क्या मतलब था। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट की एकमात्र जिम्मेदारी प्रतियोगिता का आयोजन करना था, क्या आयोजन को व्यवस्थित करना ही सब कुछ नहीं था? इसे अच्छी तरह से करने या न करने का सवाल कैसे हो सकता है? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। डार्क डोमेन लोड सीड निर्वाण लेवल बेस म्यूटेशन प्लांट से आता है। ये निर्वाण अंडे और पुनर्जन्म राख के बीच मौजूद है और इसकी बहुत ही अनूठी विशेषताएं हैं। एक माध्यम के रूप में डार्क डोमेन लोड सीड का उपयोग दोहरे निर्वाण से जुड़े जोखिमों को समाप्त करता है। डीन एनजी ने सफलतापूर्वक द्वैत निर्वाण प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने डार्क डोमेन लोड सीड का उपयोग किया था। ये सुनकर लिन शेन को लगा कि जैसे उसका दिमाग फटने वाला है। दूर जाते समय भी उसे कुछ चक्कर आ रहा था। डीन एनजी ने डार्क डोमेन लोड सीड की बदौलत सफलतापूर्वक द्वैत निर्वाण प्राप्त किया था। इतनी कीमती वस्तु और सम्राट तियानशु इसे एक प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार के रूप में दे रहे थे। लिन शेन ने सोचा कि शायद किसी ने सम्राट तियानशु के शरीर पर कब्जा कर लिया हो, अन्यथा वह इतना उदार कैसे हो सकता है? दूसरी बार सोचने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। उसे सम्राट तियानशु की यह बात याद आई कि डार्क डोमेन लोड सीड प्रथम स्थान विजेता के लिए एक गुप्त भव्य पुरस्कार होगा और पुरस्कार समारोह से पहले इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। इसे सम्राट तियानशु के पहले के बयान से जोड़ते हुए, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतियोगिता पूरी तरह से निष्पादित हो, लिन शेन को एक आभास हुआ। इस स्वर्गीय सम्राट का इरादा ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं किसी भी तरह से यह सुनिश्चित करूं कि प्रतियोगिता पूरी तरह से निष्पादित हो। डार्क डोमेन लोड सीड पुनः प्राप्त हो गया है न? लेकिन मुझे इसके बारे में कैसे जाना चाहिए? क्या मुझे आयोजन समिति की शक्ति का दुरुपयोग करना चाहिए और गुप्त रणनीति अपनानी चाहिए? लिन शेन को लगा कि यह सही तरीका नहीं हो सकता। हालांकि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा था, लेकिन सेलेस्टियल कोर्ट की तुलना में इसकी शक्ति अभी भी बहुत कमज़ोर थी। अगर वह प्रतियोगिता के दौरान बेईमानी करता तो सेलेस्टियल कोर्ट के पुराने लोग अपने बच्चों के लिए डार्क डोमेन लोड सीड को पकड़ने के लिए सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के भीतर कदम उठाने की हिम्मत करते, जिससे उसके सारे रहस्य उजागर हो जाते। रुको, अगर डार्क डोमेन लोड सीड एक रहस्यमय पुरस्कार है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि यह प्रथम स्थान विजेता के लिए है, तो इसके लिए कौन लड़ने आएगा? लिन शेन ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि डार्क डोमेन लोड सीड सम्राट तियानशु का अपना नहीं होना चाहिए और उसे इसे देने के लिए मजबूर होना चाहिए। इसके अलावा कोई और व्यक्ति बीज के लिए सम्राट तियानशु से प्रतिस्पर्धा कर रहा होगा। सम्राट तियानशु के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला, ये डीन एनजी नहीं हो सकता। लिन शेन को अचानक भारी महसूस हुआ। गुप्त रूप से सुरक्षित करने के लिए डीन एनजी के हाथों से डार्क डोमेन लोड सीड छीनना बाघ के मुंह से भोजन छीनने जैसा था। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि आगामी प्रतियोगिता में आयु और स्तर की सीमाएं लगाई गई थीं, जिसमें भागीदारी केवल निर्वाण स्तर के लोगों तक सीमित थी, जिसका अर्थ है कि चाहे डीन एनजी कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे खुद इसमें भाग नहीं ले सकते थे। इसके बारे में सोचते हुए मैं भी पात्र श्रेणी में आता हूँ। सम्राट तियानशु ने विशेष रूप से जोर दिया कि सभी जातियों के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। वह नहीं चाहेंगे कि मैं खुद इस लड़ाई में शामिल हो जाऊं, है न? वह रेफरी और प्रतियोगी दोनों होगा, लेकिन अगर मैं जीत भी गया तो क्या अन्य लोग परिणाम स्वीकार करेंगे? लिन शेन ने मन ही मन सोचा। लिन शेन ने बहुत सोचा, लेकिन कोई सही समाधान नहीं निकाल पाया, इसलिए उसके पास मदद के लिए तियानशुन से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुनने के बाद तियानशुन ने लिन शेन से केवल एक सवाल पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपके वंश में कोई दिव्य रक्तरेखा नहीं है? नहीं, ये पूरी तरह से मानव है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लिन शेन ने उलझन में पूछा। असंभव, आपके पास दिव्य रक्तरेखा होनी चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है।
हमारा परिवार निश्चित रूप से सभी शुद्ध रक्त वाले इंसान हैं। यदि आपके पास दिव्य रक्तरेखा नहीं है और आप सम्राट तियानशु के नाजायज़ बेटे नहीं हैं, तो वह आपको इतना बड़ा लाभ क्यों देंगे? तियानशुन ने कहा। कौन सा बड़ा लाभ? क्या ये सिर्फ एक धन्यवादहीन कार्य नहीं है? लिनशेन हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहले से ही यह सोच लिया था कि स्वर्गीय सम्राट डार्क डोमेन लॉर्ड सीड वापस चाहता है, इसलिए उसने अन्य संभावनाओं के बारे में नहीं सोचा। अभी भी समझ में नहीं आया। सम्राट तियानशु द्वारा इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य आपको डार्क डोमेन लॉर्ड सीड लेने देना है, जो आपको बिना किसी खर्च के दिया गया एक बड़ा लाभ है। उसने आपको न्याय करने की शक्ति भी दी, इस डर से कि आप जीत नहीं पाएंगे। यदि आप अभी भी डार्क डोमेन लॉर्ड सीड नहीं पा सकते हैं, तो आप केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं, तियानजुन ने कहा। क्या ऐसा है? मुझे डार्क डोमेन लॉर्ड सीड उसे सौंपने की ज़रूरत नहीं है। लिनशेन को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी किस्मत वास्तव में उसकी गोद में आ सकती है। इतने बड़े हंगामे के बाद, हालांकि शुरू में किसी को नहीं पता था कि अंतिम पुरस्कार डार्क डोमेन लॉर्ड सीड था, फिर भी पुरस्कार दिए जाने पर इसकी घोषणा करनी होगी। सभी को पता चल जाएगा कि पुरस्कार किसे मिला। क्या आपको लगता है कि सम्राट तियानशु अभी भी इसे वापस लेना चाहेंगे? इसके अलावा उनके पास इसका क्या उपयोग है? तियानशुन ने कहा। इसका उपयोग उनके बच्चों के लिए किया जा सकता है। लिनशेन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा सौभाग्य वास्तविक हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक कि आप संभवतः सम्राट तियानशु के नाजायज़ बेटे न हो, तो वह इसे आपको क्यों देंगे? लेकिन एक बात तो तय है, वह डार्क डोमेन लॉर्ड सीड को सीधे अपने बच्चों को नहीं दे सकते, और उन्हें विश्वास नहीं है कि उनके बच्चे इसे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा यह आपके पास नहीं आता, तियानशुन ने कहा। तियानशुन ने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, इस तर्क के अनुसार डार्क डोमेन लॉर्ड सीड के लिए एक प्रतियोगी होना चाहिए, जिससे सम्राट तियानशु भी डरता है, और उसके बच्चों में से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जीत सकता। सेलेस्टियल रेस में कुछ लोग हैं जिनसे सम्राट तियानशु डरता है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में सम्राट तियानशु के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और प्रतियोगिता में भाग भी ले सकता है, वह है एनसाई का बेटा, एनजियाहे। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है, तो इस बार आपका मुख्य प्रतिद्वंद्वी एनजियाहे होगा। उससे निपटना आसान नहीं है, उसकी प्रतिभा सेलेस्टियल रेस में सबसे बेहतरीन में से एक है, वह मार्शल आर्ट के बहुत ऊंचे स्तर पर है, और उसके तरीके अंतहीन हैं। इसके अलावा, एक निर्वाण स्तर के पावरहाउस के रूप में आपने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया है, इसलिए उसे हराना बहुत मुश्किल होने वाला है, तियानजुन ने कहा, फिर हंसा। यह मेल खाता है, क्योंकि सम्राट तियानशु ने आपको जज बनाया है ताकि आप अपना रास्ता खुद खोज सकें, चाहे वह नियमों का उपयोग करना हो या कोई अन्य रणनीति। किसी भी मामले में, आप एनजियाहे को डार्क डोमेन लॉर्ड सीड नहीं लेने दे सकते। मुझे लगता है कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड वास्तव में सम्राट तियानशु का नहीं है। एनजियाहे को स्वाभाविक रूप से डार्क डोमेन लॉर्ड सीड लेने में सक्षम होना चाहिए था, और सम्राट तियानशु ने एनजियाहे को इसे पाने से रोकने के लिए इतनी परेशानी खड़ी की है। सब कुछ कहने और करने के बाद, मैं अभी भी सिर्फ एक उपकरण हूँ, लिनशेन ने आह भरी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। एक उपकरण बनना जो डार्क डोमेन लॉर्ड सीड जैसी चीज़ को छीन सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। सम्राट तियानशु आपके साथ अच्छा रहा है? तियानजुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आप वास्तव में सम्राट तियानशु के नाजायज़ बेटे नहीं हैं? क्या आपको मुझ पर कोई पंख दिखाई देता है? लिनशेन ने असहाय होकर कहा। एनजियाहे बहुत शक्तिशाली है। अगर आप निर्वाण स्तर पर होते, तो उसे हराने की आपकी संभावनाएं काफ़ी होती। अब ठीक है, आपको और भी रणनीतियों के बारे में सोचना होगा। यहाँ क्या है, मैं ये जिंग और अन्य लोगों से आपकी मदद करवाऊंगा, लेकिन बाकी के लिए आपको इसे खुद ही हल करना होगा, तियानजुन ने कहा। संचार समाप्त करने के बाद, लिनशेन ने खुद को तरोताज़ा महसूस किया। अगर यह वैसा ही है जैसा तियानजुन ने कहा, डार्क डोमेन लॉर्ड सीड को अपने पास रखने में सक्षम होना, तो निर्वाण के साथ समस्या वास्तव में हल हो जाएगी, बिना वेई को फिर से उस पर हमला करने की ज़रूरत के। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। क्या ऐसा नियम बनाना संभव है जो सीधे एनजियाहे को खेल से बाहर कर दे? लिनशेन वास्तव में नियम बदलना चाहते थे ताकि केवल आरोही ही प्रतिस्पर्धा कर सकें, निर्वाण प्राणियों को छोड़कर। इसके बारे में सोचते हुए, वह जानता था कि ऐसा करना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया, तो उसका प्रतिद्वंद्वी अब एनजियाहे नहीं, बल्कि डीन एनजी होगा। अगर मैं एनजियाहे को बाहर नहीं कर सकता, तो मैं इसे अपने पक्ष में थोड़ा और बदल दूंगा। मंच पर एक बैंड लाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है न? लिनशेन ने एक पल के लिए सोचा, और फिर प्रतियोगिता स्थल पर अपनी नज़रें जमा लीं। ऐसी प्रतियोगिता निश्चित रूप से स्काई पिनेकल स्टार के शहर में आयोजित नहीं की जा सकती थी। लिनशेन कठोर परिस्थितियों वाले ग्रह को खोजने की योजना बना रहा था, जहां उसके कौशल को अधिकतम किया जा सके। नहीं, स्पिरिट बेस और पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, अन्यथा आरोही स्तर के लोग बहुत अधिक नुकसान में होंगे।
लिन शेन ने योजना बनाई कि कैसे निर्वाण स्तर के प्रतियोगियों के लाभ को यथासंभव कम किया जाए ताकि वह एनजीआई को हरा सके। शेड्यूल की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं पहले कुछ निर्वाण प्राणियों को ढूंढूंगा जो एनजीआई को थका देंगे, साथ ही उसकी वास्तविक क्षमताओं की भी जांच करेंगे। लिन शेन को अचानक रेफरी और प्रतियोगी की दोहरी भूमिका से उत्साह महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि कई लोग अंदरूनी सूत्र की स्थिति के लिए लालायित थे। लिन शेन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट गए और उसके प्रमुख को सूचित किया कि स्वर्गीय सम्राट एक प्रतियोगिता आयोजित करने का इरादा रखते हैं। उसने उसे अपने विनिर्देशों के अनुसार प्रतियोगिता नियमों का एक सेट तैयार करने के लिए कहा। सुनने के बाद एनसाई ने लिन शेन को एक सुझाव दिया, डीन, हम प्रतियोगिता में पुनरुद्धार प्रणाली क्यों नहीं लागू करते? बस किसी दुर्घटना की स्थिति में फिर भी दूसरा मौका होगा। निष्पक्षता, हमारे द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं निष्पक्ष होनी चाहिए। हमें किसी भी प्रतियोगिता प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए जो निष्पक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, लिन शेन ने जोर से कहा, लेकिन अंदर से उसे पुनरुद्धार प्रणाली का विचार वास्तव में पसंद आया, जो उसे दूसरा मौका देगा यदि वह गलती करता है। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी डीन एनजी के संरक्षण में था, जो निश्चित रूप से उसे ऐसी प्रणाली लागू करने की अनुमति नहीं देगा और यहां तक कि उसे उसके खिलाफ भी कर सकता है। एनसाई ने लिन शेन की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतियोगिता नियमों पर काम करना शुरू कर दिया। एक बार जब वह समाप्त हो जाती तो लिन शेन पहले उनकी समीक्षा करता। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वह पंजीकरण शुरू करने के लिए घोषणाएं जारी करना शुरू कर देता। बहुत से लोगों को साइन अप करने से रोकने के लिए पंजीकरण अवधि कम होनी चाहिए। बहुत सारे निर्वाण स्तर के पावरहाउस रजिस्टर होने से भी लिन शेन को परेशानी होगी। जब लिन शेन इस बात पर विचार कर रहे थे कि एनजीआई को कैसे निशाना बनाया जाए, उसी समय एनजीआई एनई के लिए चाय बना रही थी। पिताजी, क्या आपके और स्वर्गीय सम्राट के बीच ये समझौता नहीं हुआ था कि डार्क डोमेन लॉर्ड सीड आपका होना चाहिए? अब प्रतिस्पर्धा क्यों हो रही है? एनजीआई ने एनई के लिए ताज़ा पीसा हुआ चाय लाया। यदि आप प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं तो डार्क डोमेन लॉर्ड सीड अभी भी आपका होगा, एनई ने उदासीनता से कहा। ये सच है। अमरों की भागीदारी के बिना एनई को नहीं लगता था कि सेलेस्टियल रेस की युवा पीढ़ी में कोई ऐसा है जो उससे पहला स्थान ले सकता है। इसके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि प्रतियोगिता का इनाम डार्क डोमेन लॉर्ड सीड था। भले ही उन्हें बीज के बारे में पता था, लेकिन उन्हें इसके वास्तविक उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डार्क डोमेन लॉर्ड सीड नाम सम्राट तियांशु और एनई ने लापरवाही से गढ़ा था। बाहरी लोगों को पता नहीं था कि यह वास्तव में क्या था। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के उस नए डीन से सावधान रहें, एनी ने एनजीआई को सलाह दी क्योंकि उसने अपना चाय का प्याला नीचे रखा था। प्रतियोगिता का आयोजन सेलेस्टियल मास्टर संस्थान द्वारा नहीं किया जा रहा है। क्या वह फिर भी भाग ले सकता है? एनजीआई थोड़ा चौंका। सेलेस्टियल मास्टर संस्थान प्रतियोगिता का प्रभारी है, स्वाभाविक रूप से वे नियम निर्धारित करते हैं, एनई ने उदासीनता से कहा। यह हमारे लिए नुकसानदेह है, एनजीआई ने सोचा। क्या हमें प्रतियोगिता के आयोजन के अधिकार पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए? अगर हम प्रतियोगिता की मेजबानी करते हैं तो क्या आपको लगता है कि स्वर्गीय सम्राट सहमत होंगे? एनई ने अपनी चाय का स्वाद लेते हुए पूछा। तो चलो बाधाओं को दूर करने के लिए अपने लोगों को प्रतियोगिता में भेजते हैं, एनजीआई ने एक पल सोचने के बाद सुझाव दिया। मैंने पहले ही लिन शेन की ताकत का परीक्षण कर लिया है और उसके पास वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं, उसके कौशल दुर्जेय हैं। हालांकि उसकी ब्लेड तकनीक व्यवस्थित नहीं है। सच्चे विशेषज्ञों के खिलाफ यह एक घातक कमजोरी है। इसके अलावा वह केवल आरोही स्तर पर है और मेरे साथ मुकाबला करने के लिए उसके पास पूंजी की कमी है। मेरा एकमात्र डर यह है कि वह प्रतियोगिता के नियमों के साथ गंदा खेल खेलेगा। किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको। यदि स्वर्गीय सम्राट नहीं चाहता कि तुम डार्क डोमेन लॉर्ड सीड प्राप्त करो और वह लिन शेन का उपयोग कर रहा है, तो वह स्पष्ट रूप से मानता है कि लिन शेन तुम्हारे हाथों से डार्क डोमेन लॉर्ड सीड छीनने में सक्षम है, एनई ने कहा। एनजीआई ने सिर हिलाया और कहा, पिता की चिंता उचित है। यदि ऐसा है तो हमें उसके गुप्त तरीकों से सावधान रहना चाहिए। मेरी अकादमी में पहले से ही काफ़ी उत्कृष्ट निर्वाण प्राणी हैं, जिनमें से सभी की असाधारण पहचान है। मैं उन सभी को प्रतियोगिता में भाग लेने दूंगा। निश्चित रूप से वह जनता की चौकस निगाहों के सामने सभी को खत्म नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करने की हिम्मत करता है तो तियान, ची और एन परिवारों के वे रईस भी उसे नहीं छोड़ेंगे। सम्राट तियांशु के संरक्षण के बावजूद जनता का गुस्सा भड़काने से उसे स्काई पिनिकल स्टार पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। लिन शेन को साई द्वारा निर्धारित प्रतियोगिता नियम मिल गए थे और उन्हें पढ़ने के बाद वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। नियमों ने निर्वाण प्राणियों को अधिकतम प्रतिबंधित किया, स्पिरिट बेस और पालतू जानवरों के उपयोग को प्रतिबंधित किया। हालांकि आरोही समान रूप से सीमित थे, निर्वाण प्राणियों को हराना काफी कठिन होगा यदि उन्हें निर्वाण पालतू जानवरों और निर्वाण आध्यात्मिक आधारों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए।
लिन शेन ने नियमों को उपयुक्त मानने के बाद साई से प्रतियोगिता साइन अप की घोषणा करने के लिए आगे बढ़ने को कहा। अचानक लिन शेन की जेब से एक लाल कंडरा जैसी वस्तु निकली। डेथ पाउडर ने अपना दूसरा निर्वाण प्राप्त कर लिया है। लिन शेन ने अपने दिल में खुशी की लहर महसूस की और फिर तुरंत कुछ सोचा और जल्दी से साई से फिर से संपर्क किया। सौभाग्य से साई ने अभी तक प्रतियोगिता के नियम जारी नहीं किए थे। लिन शेन ने उसे पालतू जानवरों की अनुमति देते हुए स्पिरिट बेस के उपयोग को अस्वीकार करने के लिए उन्हें संशोधित करने के लिए कहा। साई ने बार बार पूछा कि बदलाव करने से पहले पालतू जानवरों को अनुमति दी गई थी या नहीं और फिर प्रतियोगिता नोटिस जारी किया जिसमें केवल 3 दिनों की साइन अप अवधि थी। केवल प्रथम स्थान विजेता के लिए एक पुरस्कार था, कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं था। इसके अलावा अंतिम पुरस्कार एक गुप्त रहस्य बना रहा। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिन शेन ने सोचा था कि बहुत अधिक पंजीकरणकर्ता नहीं होंगे। जब समय आएगा तो वह एनजियाहे की ताकत और कमजोरियों की जांच करने के लिए पहले ये जिंक 4 लेडीज को ऊपर जाने की व्यवस्था करेगा, फिर खुद एनजियाहे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगा। डेथ पाउडर के दूसरे निर्वाण से गुजरने के बाद लिन शेन को लगा कि एनजियाहे को खत्म करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लिन शेन ने डेथ पाउडर की विशेषताओं की जांच की और पाया कि इसकी 4 आयामी विशेषताएं नहीं बदली थीं, वे अभी भी पहले जैसी ही थीं। केवल निर्वाण विशेषताओं में बदलाव हुआ था। डेथ पाउडर की पिछली विशेषता का नाम ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग एविल डेथ लाइट था और अब इसका नाम ट्रू एक्सट्रीम एविल स्लेइंग डिस्ट्रक्टिव डेथ रे रखा गया है, जो कि काफी लंबा नाम है। लिन शेन ने इसका परीक्षण करने के लिए एक स्थान पाया और पाया कि डेथ पाउडर की निर्वाण शक्ति अधिक मजबूत हो गई है। इसने न केवल अपनी पिछली विनाशकारी शक्ति को बरकरार रखा, बल्कि चांगहेन डोंगली के समान विघटनकारी क्षमता भी हासिल कर ली। ये वास्तव में शक्तिशाली है। केवल विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में डेथ पाउडर की निर्वाण शक्ति को शीर्ष स्तरीय माना जाना चाहिए, लिन शेन ने टिप्पणी की। जब उन्होंने डेथ पाउडर को इधर उधर घुमाया, उन्हें लगा कि इसका उपयोग करना काफी सुविधाजनक था। हालांकि लिन शेन की तलवारबाजी और पंखे की तकनीक काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन वे डेथ पाउडर के बराबर नहीं थीं। ट्रू एक्सट्रीम एविल स्लेइंग डिस्ट्रक्टिव डेथ रे, जो किसी भी चीज को नष्ट और खत्म कर सकती थी, ऐसी चीज नहीं थी जिसे ये 2 प्रकार के कौशल हल कर सकते थे। लिन शेन की स्क्रैप स्वॉर्ड स्निप तकनीक ट्रू एक्सट्रीम ईविल स्लेइंग डिस्ट्रक्टिव डेथ रे को काटने में विफल रही और इसके बजाय ब्लेड क्यूई को डेथ रे द्वारा मिटा दिया गया। स्क्रैप स्वॉर्ड और स्कैबर्ड के भौतिक शरीर केवल डेथ रे को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन वे बस इतना ही कर सकते थे। वे इसे काट नहीं सके और लिन शेन को बहुत दूर तक पीछे की ओर भेजा गया। उनकी स्कैबर्ड उनके हाथ से फिसल गई। अपने कौशल को पूरी तरह से सक्रिय करने के बाद और कॉन्ट्रेरियन के साथ विलय करने के बाद लिन शेन मुश्किल से स्क्रैप स्वॉर्ड स्निप का उपयोग करके डेथ रे को काटने में कामयाब रहे और इसके लिए स्क्रैप स्वॉर्ड और उसके भौतिक स्कैबर्ड के संयोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि ब्लेड क्यूई पूरी तरह से बेकार थी। एक अकेला स्क्रैप स्वॉर्ड कौशल डेथ रे को काट नहीं सकता था और उन्नत डेथ रे वास्तव में भयानक थी। जब लिन शेन डेथ पाउडर की क्षमताओं का अध्ययन कर रहे थे तो एनसाई ने उन्हें एक संचार अनुरोध भेजा। आंटी साई, क्या हुआ? लिन शेन ने पूछा, ये देखते हुए कि एनसाई की अभिव्यक्ति थोड़ी अलग लग रही थी। डीन, पंजीकरण करने वाले लोगों की संख्या अप्रत्याशित रूप से अधिक है। सेलेस्टियल, एन और ची परिवारों के कई रईसों ने पंजीकरण कराया है और कई राजकुमारों ने भी पंजीकरण कराया है। एनसाई ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह उनके शुरुआती विचार से बिल्कुल अलग था। इतने सारे मजबूत प्रतियोगियों के पंजीकरण के साथ प्रतियोगिता को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होगा। लिन शेन तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा था और उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, जिन्होंने पंजीकरण कराया है, क्या वे सभी पहले एनजियाहे की हे फैमिली अकादमी में पढ़े हैं? एनसाई थोड़ा चौंक गईं और एहसास होने पर उन्होंने जवाब दिया, 1 मिनट रुको। पंजीकरण सूची की जांच करने के बाद एनसाई ने जल्दी से कहा, डीन, आप सही थे। अब हमें क्या करना चाहिए? आपका अगला पठन माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर इंतजार कर रहा है। लिन शेन और भी अधिक निश्चित थे कि इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी एनजियाहे होना चाहिए। कोई भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। अगर वे इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें शामिल होने दें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। ये जिंक 4 लेडीज के पंजीकरण फॉर्म वापस ले लें, वे अब भाग नहीं लेंगी। इसके बजाय कुछ आरोही लोगों को प्रतियोगिता में पंजीकृत करवाएं, लिन शेन ने निर्देश दिया। एनसाई ने लिन शेन के इरादों को समझा और तुरंत काम में जुट गए। लिन शेन को पता था कि वह तीनों परिवारों के कुलीन बेटों को पंजीकरण से नहीं रोक सकता और एनजियाहे का कदम बहुत निर्दयी था। अगर उसने प्रतियोगिता में धांधली करने की हिम्मत की तो वह तीनों परिवारों को नाराज कर देगा, जिससे उसके लिए स्काई पिनेकल स्टार पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनजियाहे की महत्वाकांक्षा वाकई बहुत बड़ी है, लिन शेन ने ठंडे मन से सोचा। शायद वह चाहता है कि उसकी हे फैमिली अकादमी सुप्रीम अकादमी के नक्शे कदम पर चले, सेलेस्टियल रेस और यहाँ तक कि उसके अधीन अन्य जातियों से सभी प्रतिभाओं को इकट्ठा करे। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट तियानशु उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
पंजीकरण अवधि केवल 3 दिनों तक चलने के बावजूद पंजीकरणकर्ताओं की संख्या बढ़ती रही, जिनमें सेलेस्टियल रेस के कई प्रसिद्ध निर्वाण प्राणी भी शामिल थे। कई शीर्ष स्तरीय निर्वाण प्राणी, जिन्होंने नस्लीय रैंकिंग युद्धों में भी भाग नहीं लिया था, ने इस प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया था, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि पुरस्कार क्या है। अब पूरी सेलेस्टियल रेस सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के बारे में बात कर रही थी और कई लोग हैरान थे। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट अब वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था और पुरस्कार बहुत मामूली थे। यह इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है कि इतने सारे कुलीन परिवारों के वंशज प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। 3 दिन बाद लिन शेन और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के प्रमुख लोगों ने मिलकर पंजीकरण फॉर्म पर चर्चा की। सूची में कई दुर्जय निर्वाण प्राणी थे, जिनमें से एक भी कमजोर नहीं था, और उनमें से सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से एनजियाहे थी। लॉजिस्टिक्स चीफ, मैच जोड़ियों को डिजाइन करें। उन दुर्जय निर्वाण प्राणियों को एनजियाहे के खिलाफ और सभी आरोही को मेरे खिलाफ व्यवस्थित करें ताकि मैं फाइनल में आसानी से आगे बढ़ सकूं, लिन शेन ने कहा। मैं इसमें अच्छा हूं, इसे मुझ पर छोड़ दो, लॉजिस्टिक्स चीफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे साई की मदद की ज़रूरत होगी, मुझे पहले इन लोगों के कनेक्शन को समझना होगा और फिर मैं व्यवस्था कर सकता हूं। साई, लिन शेन ने एनसाई की ओर रुख किया। कोई समस्या नहीं, एनसाई ने सिर हिलाया। वाइस डीन एन ने भौहें सिकुड़ी और कहा, डीन, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या वे परिवार तैयार होंगे? समूहों को निष्पक्ष लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाता है। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हो सकता? लिन शेन ने ची शिन्हुओं की ओर देखते हुए कहा, हो, लॉटरी निकालने का काम तुम्हें सौंपा गया है। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरे सभी प्रतिद्वंद्वी आरोही हों और कठिन प्रतिद्वंद्वी एनजियाहे को दे दो। चिंता मत करो, डीन, इसे मुझ पर छोड़ दो, ची शिन्हुओं ने हंसते हुए कहा। डीन, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए एनजियाहे का ख्याल रखूं? वाइस डीन कियाओ ने अचानक कहा। तुम एनजियाहे से निपट सकते हो? लिन शेन ने वाइस डीन कियाओ की ओर देखते हुए कुछ आश्चर्य से पूछा। मुझे गलत मत समझो, डीन, मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, वाइस डीन कियाओ ने मुस्कुराते हुए समझाया। मेरा एनजियाहे की कुछ मौसियों के साथ थोड़ा सा रिश्ता है, मैं उसे अखाड़े में प्रवेश करने से रोकने का कोई तरीका निकाल सकता हूं। लिन शेन ने वाइस डीन कियाओ को अंगूठा दिखाया। बूढ़े कियाओ, तुम्हारे पास वाकई कुछ विचार हैं, लेकिन इस बार उसे परेशान न करें। उसका आना जरूरी है, उसके बिना प्रतियोगिता आगे नहीं बढ़ सकती। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस कह दो, वाइस डीन कियाओ ने बहुत सज्जनता से कहा। भले ही हम उन बाधाओं को दूर कर लें, लेकिन अंत में हमें एनजियाहे का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, डीन, उस आदमी से निपटना आसान नहीं है। सेलेस्टियल रेस के निर्वाण प्राणियों में केवल कुछ ही हैं जो उसे हरा सकते हैं, वाइस डीन ने टिप्पणी की। क्या ऐसा है? अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं, लिन शेन ने कहा, कुछ हद तक आश्चर्यचकित। उसने शुरू में सोचा था कि सेलेस्टियल रेस के भीतर एनजियाहे पहले से ही नंबर 1 था। केवल एक ही जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं वह अंकल तियानजिक्सिया होगा, वाइस डीन एन ने संकुचित आंखों से उल्लेख किया। डीन, लिटिल इंपीरियल अंकल के साथ आपका रिश्ता अच्छा है और एन फैमिली फर्स्ट मेंशन के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। अगर उसे मदद के लिए बुलाया जा सके तो हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, मैं ऐसा कैसे नहीं सोच सकता था, लिन शेन ने अपनी जांघ पर थपकी दी। वाइस डीन एन ने उसे वास्तव में याद दिलाया। वह हमेशा से ही इस बारे में सोच रहा था कि एनजियाहे से कैसे निपटा जाए, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा नहीं था जो आत्मविश्वास से एनजियाहे को हरा सके। हालांकि ये जिंग और अन्य लोगों में क्षमता की कमी नहीं थी, लेकिन अकेले एनजियाहे का सामना करने पर उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। ओयांग यूडू और वेई वुफू ने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया था, इसलिए वे भी अस्थायी रूप से तस्वीर से बाहर थे। वह इस बात पर इतना केंद्रित था कि वह खुद एनजियाहे के खिलाफ कैसे जीत सकता है। वह अंकल तियानजिशिया के बारे में भूल गया था। अगर अंकल तियानजिशिया मदद करने को तैयार होते तो लिन शेन को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। रेफरी और प्रतियोगी दोनों होना वैसे भी उसकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होता। बैठक के बाद लिन शेन अंकल तियानजिक्सिया से संपर्क किया, स्थिति को विस्तार से समझाया और पूछा कि क्या वे मदद कर सकते हैं। अंकल तियानजिक्सिया का एन परिवार के साथ रिश्ता शुरू से ही अच्छा नहीं था और लिन शेन के प्रति उनके एहसान को देखते हुए वे अनुरोध सुनने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करने के लिए सहमत हो गए। लिन शेन ने अंकल तियानजिक्सिया की ताकत देखी थी और अपने हाथ में 10 दिशाओं के भूत देवता स्लेइंग ब्लेड के साथ उन्हें निर्वाण प्राणियों के बीच एक अजेय अस्तित्व होना चाहिए। लिन शेन की वर्तमान ताकत डेथ पाउडर के साथ मिलकर वह अंकल तियानजिक्सिया को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। जहां तक एनजियाहे जैसे युवा साथियों की बात है जो अंकल तियानजिक्सिया के खिलाफ लड़ने की उम्मीद कर रहे थे, वे अभी भी सक्षम नहीं थे। इसका मतलब था कि लिन शेन को खुद कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी।
लिन शेन ने अंकल तियान जिक्सिया के लिए पंजीकरण फॉर्म तैयार करने के लिए एनसाई को कहा और उनका समूह स्वाभाविक रूप से वह समूह बन गया जिसका हिस्सा लिन शेन पहले भी रहे थे। इसे बहुत ज़्यादा स्पष्ट न करने के लिए लिन शेन ने लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर से समूहों में कुछ बदलाव करवाए, तियान जिक्सिया को वार्म अप करने के लिए कुछ कम दुर्जय निर्वाण प्राणियों को यादृच्छिक रूप से सौंपा ताकि अत्यधिक थकावट को रोका जा सके। इस तरह तियान जिक्सिया एनजियाहे से बेहतरीन स्थिति में निपट सकता था। एक बार जब तियान जिक्सिया प्रतियोगिता जीत जाता तो वह डार्क डोमेन लॉर्ड सीड सुरक्षित रूप से लिन शेन के हाथों में आ जाता। जिस दिन प्रतियोगिता शुरू हुई, एनजियाहे और अन्य लोगों ने समूह के नामों की सूची देखी। दूसरों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एनजियाहे थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने सूची में लिन शेन का नाम नहीं देखा था। क्या हो रहा है? लिन शेन प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहा है? असमंजस में डूबे एनजियाहे ने फिर से सूची की जांच की और जब उसने तियान जिक्सिया का नाम देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। छोटे शाही चाचा तियान जिक्सिया वास्तव में प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। एनजियाहे का चेहरा प्रकाश और अंधेरे के बीच बदल गया। चूंकि लिन शेन ने भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए शुरू में निर्धारित स्थल बदल दिया गया। प्रतियोगिता एक ऐसे सुरम्य ग्रह पर आयोजित की गई थी जहां उपयुक्त तापमान था, जहां जजों को भी ये बहुत कठिन नहीं लगेगा। आसमान साफ था और केवल कुछ बादल छाए हुए थे। उन बादलों में से एक के बीच वास्तव में एक छोटा सा द्वीप छिपा हुआ था। मानव निर्मित समुद्र तट पर सम्राट तियानशु और एनयी नाव पर बैठे थे, छड़ से मछली पकड़ रहे थे। जब सम्राट तियानशु मछली पकड़ रहे थे तो वह समूह सूची को देख रहे थे। तियान जिक्सिया का नाम देखकर वह डांटने से खुद को नहीं रोक सका। तियान जिक्सिया भी प्रतियोगिता में कैसे शामिल हो सकता है? यह अपमानजनक है। मैं अभी जाकर उसे वापस ले आता हूँ। उसके कठोर शब्दों के बावजूद उसकी पीठ बिल्कुल शांत रही। छोटा शाही चाचा भागीदारी के लिए मानदंडों को पूरा करता है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा करना ही उचित है। महामहिम को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, एनी ने धीरे से और जानबूझकर कहा। वह मानकों को कैसे पूरा कर सकता है? वह पहले से ही इतना बुरा है। सम्राट तियानशु ने प्रतियोगिता के नियमों पर एक और नज़र डाली और महसूस किया कि आयु प्रतिबंध हटा दिया गया था। केवल ये निर्धारित किया गया था कि अमर स्तर के प्रतिभागी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ये तियान वह चीज़ों को कैसे प्रबंधित करता है? उम्र को बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करता है। हमें नए लोगों को विकसित करना चाहिए, किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं। सम्राट तियानशु का गुस्सा गरजने लगा। फिर भी बहुत चिल्लाने के बाद भी उसने तियान जिक्सिया को वापस बुलाने के लिए किसी को नहीं भेजा। महाराज, कृपया खुद को शांत रखें। नियम तो नियम हैं। चूंकि छोटे शाही चाचा उनसे मिलते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार है, एनई ने शांति से कहा। एनई, यह मेरी ओर से एक चूक थी। चाहे कोई भी जीते, मैं उन्हें डार्क डोमेन लॉर्ड सीड जियाहे को सौंप दूंगा। निश्चिंत रहें, डार्क डोमेन लॉर्ड सीड निश्चित रूप से जियाहे का होगा, सम्राट तियानशु ने कहा। महाराज का वचन सोने जितना कीमती है और इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। विजेता को डार्क डोमेन लॉर्ड सीड मिलता है, नियम को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर मेरा बेटा इसे प्राप्त करने में विफल रहता है तो यह उसकी अपनी क्षमता की कमी के कारण है, किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। महाराज को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एनी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सम्राट तियानशु एनी के व्यंग्य से पूरी तरह बेखबर लग रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जियाहे की प्रतिभा असाधारण है। लिटिल इंपीरियल अंकल को हराना असंभव नहीं हो सकता। डार्क डोमेन लॉर्ड सीड अंततः उनका होगा। एनी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, जैसे कि सोने जा रहा हो। प्रतियोगिता शुरू हुई और तियान जिक्सिया के ज्यादातर विरोधियों ने मौके पर ही हार मान ली। यहाँ तक कि लिन शेन द्वारा व्यवस्थित न किए गए लोगों ने भी तियान जिक्सिया को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एनजियाहे की तरफ से यह बहुत ही शत्रुतापूर्ण लगा। उसने जिन प्रतिष्ठित निर्वाण प्राणियों को प्रतिस्पर्धा के लिए व्यवस्थित किया था, उनमें से अधिकांश उसके साथ समूहबद्ध थे। एनजियाहे के पास हर एक को हाथ से हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इन लोगों को उसने प्रोत्साहित किया था और उसके साथ उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन उनसे सीधे हार मानने के लिए कहना अवास्तविक लग रहा था। भले ही कुछ लोग हार मानने के लिए इच्छुक थे या जानते थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी उन्हें हार स्वीकार करने से पहले उसके साथ कुछ चालें बदलनी पड़ीं। समस्या ये थी कि उसके समूह में शामिल किए गए लोग, हालांकि वे उसकी अकादमी में पढ़े थे, लेकिन उनकी हैसियत उससे बहुत कम नहीं थी। इसके अलावा हर एक घमंडी और अभिमानी था। हार के बारे में सोचना तो दूर, वे एनजियाहे के साथ एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में लग गए, जिससे वह अपने दांत पीसने की हद तक परेशान हो गया। तुम इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा खोने को तैयार हो जिस तरह से मुझे समूहबद्ध किया जा रहा है। एनजियाहे ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, फिर भी अंदर ही अंदर वह लिन शेन पर भड़कने के लिए बेचैन था, जो स्टैंड में बैठकर प्रतियोगिता देख रहा था। लेकिन वह अपने संदेह को व्यक्त नहीं कर सका।
प्रत्येक दौर समाप्त होने के बाद वे समूहों के लिए नए सिरे से लॉटरी निकालते, फिर भी किसी तरह लॉटरी हमेशा उसे ही फैमिली अकादमी के उन प्रमुख निर्वाण प्राणियों के साथ एक ही समूह में रखती। ये दावा करने के लिए कि पर्दे के पीछे कोई हेरफेर नहीं था, एनजियाहे इस पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। लिन शेन ने मूल रूप से मुझसे निपटने का इरादा किया था, लेकिन एनजियाहे ने अपना रास्ता बनाया और उन सभी प्रतिष्ठित युवा मास्टर्स को खत्म कर दिया। ये केवल एनजियाहे की स्थिति के कारण था कि कोई भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अगर कोई और होता तो ये प्रतिष्ठित युवा मास्टर्स इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते। तियान जिशिया भी आसानी से रैंकों से गुजर गया। उसके अधिकांश प्रतिद्वंद्वी आरोही थे और कभी कभी कोई निर्वाण प्राणी सामने आता था, ये दावा करते हुए कि वे लंबे समय से उसके प्रशंसक थे और बस लिटिल इंपीरियल अंकल की शान की एक झलक देखना चाहते थे। पूरी यात्रा लगभग एक प्रशंसक बैठक में भाग लेने जैसी थी। ये देखकर एनजियाहे को कैसे एहसास नहीं हुआ कि यह सब लिन शेन द्वारा व्यवस्थित किया गया था। अब उसे कुछ बातों का पछतावा हुआ। उसने लिन शेन से इतनी बेशर्मी से धोखा देने की उम्मीद नहीं की थी। उसे इतने प्रतिष्ठित युवा मास्टर्स को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। अब वह लिन शेन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने की मुश्किल स्थिति में था, लेकिन लिन शेन तो प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर रहा था, तो उस पर आरोप कैसे लगाया जा सकता था? ये कहना कि उसने लिटिल इंपीरियल अंकल के लिए धोखा किया। जब तक एनजियाहे पागल नहीं हो जाता, वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। एनजियाहे ने हर परिस्थिति के लिए योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसका प्रतिद्वंद्वी लिन शेन से लिटिल इंपीरियल अंकल में बदल जाएगा। अब उसकी सारी पिछली योजनाएं बेकार थीं। केवल एक ही काम करना बाकी था, पहला स्थान हासिल करना और डार्क डोमेन सीड प्राप्त करना, अन्यथा यह एक पूरी तरह से हार होगी। हालांकि लिटिल इंपीरियल अंकल तियान जिक्सिया को हराना कोई आसान काम नहीं था, फिर भी एनजियाहे के पास जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि डुअल निर्वाण उसके लिए बहुत मायने रखता था। दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने विरोधियों को हराया और आसानी से ग्रैंड फाइनल में पहुंच गए। एनजियाहे और तियान जिक्सिया के बीच विजेता इस प्रतियोगिता का चैंपियन होगा और रहस्यमय ग्रैंड पुरस्कार अर्जित करेगा। समझदार नज़र से पिछले मैच एक तमाशा थे, केवल यह अंतिम लड़ाई वास्तव में गंभीर थी। प्रतिष्ठित युवा मास्टर्स ने भी एनजियाहे के प्रदर्शन को देखा। वे अच्छी तरह से जानते थे कि एनजियाहे उन्हें सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के नए डीन को परेशान करने के लिए साथ लाया था, लेकिन खुद ही नुकसान में आ गया। वे सभी उत्सुक थे कि एनजियाहे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के खिलाफ कैसे जवाबी हमला करेगा, क्योंकि तियान जिक्सिया को हराना कोई आसान काम नहीं था। छोटे शाही चाचा, कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें, एनजियाहे ने आगे बढ़ते हुए झुकते हुए कहा। चलो अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, मुझे अपनी सारी ताकत दिखाते हैं, तियान जिक्सिया ने जवाब दिया, अपनी पीठ पर एक लंबा बॉक्स लेकर जिसमें 10 डायरेक्शन घोस्ट गॉड स्लेइंग ब्लेड रखा हुआ था। उसे प्रतियोगिता के दौरान 10 डायरेक्शन घोस्ट गॉड स्लेइंग ब्लेड का उपयोग करने का मौका नहीं मिला था, यहाँ तक कि वह बड़ा हथौड़ा भी नहीं जिसका वह आमतौर पर इस्तेमाल करता था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी कहानियों की खोज करें। फिर तियान जिक्सिया ने अपने हाथ में बड़ा हथौड़ा घुमाया और उसे सीधे एनजियाहे की ओर फेंका। इस हथौड़े की ताकत पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थी, लेकिन एनजियाहे ने, हालांकि उसने अपनी कमर पर एक लंबी तलवार पहनी हुई थी, फिर भी उसे नहीं निकाला था। उसकी हरकतें किसी प्रेत की तरह थीं, जो तियान जिक्सिया के चौड़े झूलों के बीच से गुजर रही थीं। तूफान की तरह भयंकर हथौड़ा उसके कपड़े के किनारे को भी नहीं छू पा रहा था। तियान जिक्सिया अधीर नहीं था। अचानक उसने हथौड़े को जमीन पर पटक दिया। हथौड़े से भयानक लपटें उठ रही थीं, जो बम की तरह फट रही थीं। जमीन फट गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और विस्फोट की ताकत ने एनजियाहे को हवा में उछाल दिया। उसका शरीर अब एक सफ़ेद जेड जैसे कवच में लिपटा हुआ था। अब क्या हम गंभीरता से लड़ सकते हैं? तियान जिक्सिया ने अपने कंधे पर बड़ा हथौड़ा रखते हुए आसमान में एनजियाहे की ओर देखते हुए कहा। आज छोटे शाही चाचा के खिलाफ लड़ना एक सम्मान की बात है, जिसके लिए मुझे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है, एनजियाहे ने कहा, जैसे ही उसने अपनी कमर से तलवार निकाली और धीरे से उसे खींचा। ब्लेड पानी की तरह हरे रंग का था, इसका शरीर एक सुनसान झरने जैसा था और इसकी धार से एक ठंडी चमक निकल रही थी। बढ़िया ब्लेड, तियान जिक्सिया ने टिप्पणी की जब उसने एनजियाहे के हाथ में चाकू को देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जो चाकू पकड़े हुए हैं वह प्रसिद्ध रीपर का फरमान है, जिसे मास्टर तलवार बनाने वाले जोंग जिक्वान ने गढ़ा है ना? छोटे शाही चाचा की आंखें अच्छी हैं और उनकी समझ भी अच्छी है। वास्तव में ये चाकू मास्टर जोंग जिक्वान द्वारा गढ़ा गया रीपर का फरमान है, एनजियाहे ने जवाब दिया। हालांकि फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए रीपर के फरमान को एक तरफ फेंक दिया और म्यान को अपने हाथ में ले लिया। सभी लोग कुछ हद तक हैरान थे, उन्हें एनजियाहे का इरादा समझ में नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि वह प्रसिद्ध ब्लेड को क्यों त्याग देगा और केवल उसका म्यान ही क्यों रखेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो गया हो और उसने गलत चीज़ फेंक दी हो? इसका क्या मतलब है?
तियान जिक्सिया ने एन जियाहे की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। एन जियाहे ने मुस्कुराते हुए समझाया, हम दोनों ही सेलेस्टियल रेस का गौरव हैं, हमें एक दूसरे से मौत तक नहीं लड़ना चाहिए। हम में से किसी को भी चोट पहुंचाने से केवल वे लोग ही खुश होंगे जो नफरत करते हैं और इससे हमारी रेस को नुकसान होगा। हालांकि मेरी ब्लेड तकनीक बहुत तेज है और इससे चोट लगना तय है, इसलिए मैं किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए केवल म्यान से लड़ूंगा। एन जियाहे के शब्द शालीन थे और लिनशेन को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि एन जियाहे के प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद भी उसके प्रति कोई बुरी भावना रखना मुश्किल था। दुर्भाग्य से ऐसे शब्दों का तियान जिशिया पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। तियान जिशिया ने बहुत से अलग अलग तरह के लोगों को देखा था, एन जियाहे द्वारा उसे कुछ शब्दों से प्रभावित करने का प्रयास असंभव था। तियान जिशिया ने अपने हाथ में विशाल हथौड़े से जमीन पर प्रहार किया, जमीन में फंसा रीपर का फरमान कंपन से उड़ गया और ठीक एन जियाहे के सामने आ गिरा। एक जूनियर के रूप में तुम में अभी भी मुझे घायल करने की क्षमता नहीं है। अगर तुम कर सकते हो तो बस अपने कौशल का उपयोग करो ताकि तुम्हें बाद में हारने के बहाने बनाने की जरूरत न पड़े, ये बहुत बड़ी परेशानी है, तियान जिशिया ने अधीरता से कहा। तियान जिक्सिया को अपनी रणनीति से अप्रभावित देखकर एन जियाहे के पास रीपर के फरमान को पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने गंभीरता से तियान जिक्सिया से कहा, चून की छोटे शाही चाचा जोर दे रहे हैं, इसलिए मुझे उनका पालन करना होगा। लेकिन कृपया सावधान रहें चाचा, इस प्रहार से मेरा लक्ष्य आपके बाएं कंधे को घायल करना है। चलो, तियान जिक्सिया ने कहा, मजाक का मजाक न करते हुए एन जियाहे को दिखावा छोड़ने पर मजबूर किया। सावधान रहो, एन जियाहे ने कहा और अपने पंख फड़फड़ाए और तियान जिक्सिया की ओर दौड़ती हुई रोशनी की एक किरण में बदल गया। तियान जिक्सिया आकाश को सहारा देने वाले एक स्तंभ की तरह ऊंचा और स्थिर खड़ा था, उसे ठंडी आंखों से देख रहा था। जब एन जियाहे तियान जिक्सिया से आगे बढ़ा तो सभी ने देखा कि तियान जिक्सिया ने अचानक अपना विशाल हथौड़ा उठाया, हालांकि वे एन जियाहे के ब्लेड के वार को देखने में विफल रहे। झड़प, एक भयानक आवाज अचानक हवा में भर गई और दर्शकों ने तियान जिक्सिया के बाएं कंधे पर फूलों की तरह खून खिलते देखा, जहां एक गहरे घाव को दिखाने के लिए एक कवच को छेद दिया गया था। क्या तेज ब्लेड है! देखने वाली भीड़ के चेहरे बेचैनी से बदल गए, क्योंकि निर्वाण स्तर के साथियों में से भी अधिकांश ने एन जियाहे के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। ब्लेड की गति, शिक्षक जियाहे वास्तव में असाधारण हैं। इस तरह के ब्लेड के साथ दुनिया में उनका मुकाबला करना मुश्किल है। अगर वे हथियार रैंकिंग में भाग लेते तो मुझे डर है कि उनका स्कोफिस्ट गॉड से आगे निकल सकता है, संस्थान में अध्ययन करने वाले कई छात्रों ने प्रशंसा की। सम्राट तियानशु भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे, जियाहे की ब्लेड के साथ ऐसी गति उल्लेखनीय थी। लेकिन मैंने पहले कभी ऐसी ब्लेड तकनीक क्यों नहीं देखी? ये सिर्फ एक स्वनिर्मित ब्लेड तकनीक के साथ खिलवाड़ है, ये सम्राट के ध्यान के योग्य नहीं है, एनी ने टिप्पणी की। अपनी उम्र में ऐसी ब्लेड तकनीक बनाने के लिए जियाहे की प्रतिभा शायद हमारी दिव्य जाति के लिए उत्कृष्टता का एक सहस्राब्दी का शिखर है। वह वास्तव में डार्क डोमेन लॉर्ड सीड के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है, सम्राट तियानशु ने संतुष्टि के भाव के साथ घोषणा की। क्या तेज ब्लेड है, तियान जिक्सिया ने कहा, एन जियाहे को देखते हुए और अपनी प्रशंसा भी व्यक्त करते हुए। छोटे शाही चाचा, क्या हम इसे यहीं समाप्त कर दें और हाथ मिलाकर समझौता कर लें? एन जियाहे ने पूरी तरह से उचित तरीके से प्रस्ताव रखा। अगर तियान जिक्सिया अब हार मान लेता है तो वह कुछ सम्मान बचा सकता है, लेकिन अंततः एन जियाहे के खिलाफ अंतिम इनाम पर उसका कोई दावा नहीं होगा। मेरे साथ हाथ मिलाओ और शांति बनाओ, ऐसा प्रहार पर्याप्त नहीं है, तुम्हें और कौशल दिखाने की जरूरत है, तियान जिक्सिया ने शांति से कहा। छोटे शाही चाचा, हम दोनों ही दिव्य जाति के स्तंभ हैं, हमें मौत तक क्यों लड़ना चाहिए? एन जियाहे ने आह भरी। फिर भी तियान जिक्सिया ने उसे अनदेखा किया, अपने हाथ में बड़े हथौड़े को एक तरफ फेंक दिया और अपनी पीठ से लंबा बक्सा उतारकर सीधे जमीन में गाड़ दिया। उसने एक हाथ से लंबे बक्से के ऊपरी हिस्से को खोला, जबकि दूसरे हाथ से उसने 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाला ब्लेड निकाला। जैसे ही ब्लेड का अनावरण हुआ, सभी को ऐसा लगा जैसे कि उड़ती हुई जानलेवा आभा किसी व्यक्ति को 2 भागों में विभाजित कर सकती है, जिससे वे सभी अनजाने में कई कदम पीछे हट गए। यहाँ तक कि बादलों में सम्राट तियानशु और एन यी ने भी आश्चर्य से देखा। वह ब्लेड, यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उस ब्लेड के पीछे का इरादा, क्या ये रहस्यमय कबीले के उस बेजोड़ तलवारबाज की थरी रिवरेंस स्वॉर्ड स्किल हो सकती है? एन यी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गई। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ आपकी यात्रा जारी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल अंकल वाकई ऐसा ब्लेड बना लेंगे। सम्राट तियानशु कुछ हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि तियान जिक्सिया ने 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाला ब्लेड बनाया था। ब्लेड पर एक हाथ रखकर खड़े तियान जिक्सिया ने अभेद्यता का एक ऊंचा भाव प्रकट किया, जैसे रसातल के भीतर सर्वोच्च शैतान। तियान जिक्सिया को देखते ही एन जियाहे की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। उनके हाथ में
प्रसिद्ध ब्लेड रीपर का फरमान 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाले ब्लेड की भयंकर लपटों के नीचे अपनी चमक खोता हुआ लग रहा था। अपना ब्लेड निकालो, तियान ज़िक्सिया ने आदेश दिया। उसकी राक्षसी लपटें स्वर्ग को घेर रही थीं। 10 दिशाओं का भूत देवता का वध करने वाला ब्लेड जमीन पर पड़ा था, भयावह राक्षसी रोशनी से चमक रहा था। एनजियाहे की आंखें सख्त हो गईं और एक स्तब्ध इंद्रधनुष की तरह वह अचानक तियान ज़िक्सिया के सामने चला गया। एक अविश्वसनीय क्षण में रीपर का फरमान तैयार हो गया। क्लैंग! तियान ज़िक्सिया ने 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाले ब्लेड को उठाया, जिससे एनजियाहे का लगभग अदृश्य वार अवरुद्ध हो गया। क्लैंग 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 क्लैंग! जिस क्षण रीपर के आदेश को अवरुद्ध किया गया, उसी क्षण एनजियाहे हजारों भूतिया आकृतियों में बदल गया। ब्लेड क्यूई के कट शून्य से जन्मी बिजली की तरह तियान ज़िक्सिया को घेर रहे थे। तियान ज़िक्सिया ने 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाले ब्लेड को अपने हाथ में थोड़ा सा हिलाया। ब्लेड की नोक हमेशा नीचे की ओर इशारा करती रही, कोई हमलावर मुद्रा नहीं दिखाती, फिर भी सभी क्रॉसिंग स्लैश को रोकती रही। ब्लेड के खिलाफ ब्लेड की आवाज़ एक निरंतर रेखा में विलीन हो गई। यह अलग अलग नहीं था कि उन्होंने कितनी बार वार किया, अब अलग अलग वार के रूप में पहचाने नहीं जा सकते थे। देखने वाले चकित और विस्मित थे। एनजियाहे अपनी तलवार की रोशनी के साथ एक हो गया था, उसका शरीर चमक रहा था। पूरे आसमान में रोशनी की किरणें टिमटिमा रही थीं, लेकिन कोई आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। कभी कभी रोशनी गरज और बिजली की तरह होती थी, कभी कभी यह बाढ़ की तरह होती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि आसमान गिरते फूलों से भरा हुआ है, तो कभी स्नेह के गुथे हुए धागों की तरह। यह नज़ारा देखने वालों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने और हिम्मत डगमगाने के लिए काफ़ी था, यहाँ तक कि अन्य निर्वाण प्राणी भी बेवजह भयभीत थे। यह एनजियाहे वास्तव में कोई साधारण निर्वाण प्राणी नहीं है। उसकी ब्लेड तकनीक वास्तव में राक्षसी और भूतिया है, इतनी तेज कि उसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव है। लिन शेन को तियान ज़िक्सिया को पाकर राहत मिली। अगर वह खुद एनजियाहे का सामना करता बिना उसकी क्षमताओं को जाने, तो वह पहले वार से ही मारा जा सकता था। एनजियाहे निश्चित रूप से तियान ज़िक्सिया के बारे में उतना चिंतित नहीं होगा जितना उसके बारे में, शायद पहला वार उसे अक्षम कर देता। हमने पहले इस दुनिया के शक्तिशाली लोगों को कम करके आंका था। निर्वाण प्राणियों के रूप में मुझे डर है कि हम उसके एक वार को भी झेल नहीं पाएंगे। उसका ब्लेड बहुत तेज है, ये कौन ने कहा? उसकी आवाज़ में डर था। उसका ब्लेड सिर्फ तेज नहीं है, यह उससे भी ज्यादा है। ओयांग योडू ने आह भरी। निर्वाण में प्रवेश न करने के कारण हम आखिरकार दरवाजे के बाहर ही खड़े रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे लिए भी निर्वाण की ओर बढ़ने का समय आ गया है। भीड़ ने चकित होकर देखा, क्योंकि बस एक पल में एनजियाहे ने अनगिनत ब्लेड तकनीकों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उसने उन सभी असंख्य ब्लेड तकनीकों को अपने में मिला लिया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि सभी धाराएं मूल में लौट आई हैं, अपने युग के ब्लेड तकनीक के मास्टर की तरह। भले ही उसकी ब्लेड तकनीक कैसे बदल गई हो, लेकिन ये सब 10 दिशाओं के भूत देवता स्लेइंग ब्लेड द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। 10 दिशाओं के भूत देवता स्लेइंग ब्लेड की अपनी चेतना थी, इसकी नोक जमीन की ओर इशारा करती थी और तियान ज़िक्सिया के सामने मंडराती थी। केवल थोड़ी सी हरकत से इसने एनजियाहे की सभी असंख्य ब्लेड तकनीकों को अवरुद्ध कर दिया। सामान्य नज़र से एनजियाहे ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन सच्चे विशेषज्ञों ने समझ लिया था कि एनजियाहे पहले ही हार चुका था। तियान ज़िक्सिया ने अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया था, फिर भी एनजियाहे पहले से ही उससे बेहतर नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि उसके ब्लेड को भी नहीं तोड़ पा रहा था। बस हो गया, तियान ज़िक्सिया का धैर्य खत्म हो गया था और उसने 10 दिशाओं के भूत देवता के वध करने वाले ब्लेड को पकड़ लिया और सीधे आकाश की ओर वार किया। बिखरे हुए बाल इधर उधर लहरा रहे थे, दानव की लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। जिस क्षण ब्लेड क्यूई को उठाया गया, वह उस भयंकर प्रकाश की तरह था जिसने अरबों दानव देवताओं को मार डाला था और ब्लेड क्यूई से भरे आकाश को तुरंत चकनाचूर कर दिया। भयानक ब्लेड क्यूई अनंत जादुई शक्ति वाले दानव की तरह फैल गया और दहाड़ते हुए एनजियाहे की ओर बढ़ा। एनजियाहे की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके पूरे शरीर में पवित्र प्रकाश फैल गया और उसकी पीठ से 4 और जोड़ी चमकदार एंजल के पंख ऊपर उठे। 6 पंख एक साथ खुल गए क्योंकि अंतरिक्ष के भीतर अनंत ऊर्जा उस पर एकत्रित हो गई, जिससे उसका शरीर 6 पंखों वाले प्रकाश के देवदूत में बदल गया, जो सूरज की तरह चमकदार चमक बिखेर रहा था। एनजियाहे ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तलवार पर पड़ने वाला प्रकाश मूलतः पवित्र सफ़ेद था, लेकिन सफ़ेद प्रकाश के इतनी तीव्रता से अभिसरित होने के कारण वह वास्तव में एक ब्लैक होल के समान काले रंग में बदल गया था। लंबी तलवार तियान ज़िक्सिया के स्वर्ग विरोधी वार की भयानक शक्ति से टकराकर नीचे गिर गई। बस एक पल में एनजियाहे के हाथ में प्रसिद्ध तलवार, रीपर का फरमान और ब्लैक होल जैसा ब्लेड क्यूई, जिसे उसने बनाया था, 10 दिशाओं के भूत देवता के वध करने वाले ब्लेड द्वारा चकनाचूर कर दिया गया। परिणामी शॉकवेव ने एनजियाहे के शरीर को जबरदस्ती आसमान में उड़ा दिया। एनजियाहे का चेहरा भय से भर गया क्योंकि उसने अपने हाथों के बीच प्रकाश की किस्में इकट्ठा की, भयानक ब्लेड क्यूई का सामना करने का प्रयास किया।
लेकिन अगर उसका सबसे मजबूत वार भी तियान जिक्सिया के एक वार का सामना नहीं कर सका तो वह अब कैसे टिक सकता था। 10 दिशाओं के भूत देवता के वध करने वाले ब्लेड की शक्ति निरंतर जारी रही, जैसे एक दहाड़ता हुआ दुष्ट भूत एनजियाहे की ओर दौड़ता रहा, उसे पूरी तरह से खा जाने का इरादा रखता था। अचानक तियान जिक्सिया के दूसरे हाथ ने ब्लेड के पिछले हिस्से पर दबाव डाला, जिससे 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाला ब्लेड बलपूर्वक नीचे की ओर धकेल दिया गया। एक दुष्ट भूत के समान भयानक ब्लेड क्यूई तियान जिक्सिया के हाथ के दबाव में अपने रास्ते से अलग हो गया, एनजियाहे के पैरों के नीचे से गुजरा और ऊपर बादलों में जा घुसा, जिससे आसमान में बादलों का समुद्र साफ साफ दो भागों में विभाजित हो गया। धमाका। जब लोग स्तब्ध होकर चुपचाप देख रहे थे तो एनजियाहे के हाथों से निकली रोशनी की किरणें तियान जिक्सिया के शरीर से टकराईं, जो ब्लेड को दबा रहा था। तियान जिक्सिया, जिसने 10 दिशाओं के भूत देवता का वध करने वाले ब्लेड के प्रहार को झेला था, जमीन से टकराकर दूर जा गिरा और जमीन में दरार पैदा कर दी। एनजियाहे 6 पंखों वाले प्रकाश के देवदूत की तरह आकाश से नीचे उतरा, मानो कोई देवदूत उतर रहा हो, और एक बार फिर तियान जिक्सिया पर हमला किया। बस, बहुत हो गया, विजेता का फैसला हो चुका है। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लिन शेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। मैं मरा नहीं हूं, न ही वह मरा है, जीत अभी तय नहीं हुई है, लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि एनजियाहे ने नियंत्रण खो दिया था, फिर से एक सफ़ेद इंद्रधनुष में बदल गया और घायल तियान जिक्सिया की ओर बढ़ गया। लिन शेन पहले ही घायल तियान जिक्सिया के पीछे पहुंच गया था, उसे पकड़ लिया और तेजी से पीछे हट गया, एनजियाहे के भयानक हमले को चकमा देते हुए। एनजियाहे की शक्ति ने जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया था, गड्ढे के भीतर की चट्टानें हाइड्रोजन बम विस्फोट की तरह क्रिस्टलीकृत हो रही थीं। ये सौभाग्य की बात थी कि लिन शेन काफी तेजी से पीछे हट गया, अन्यथा अगर गंभीर रूप से घायल तियान जिक्सिया को वह वार झेलना पड़ता, अगर वह उसे नहीं मारता तो उसकी आधी जिंदगी चली जाती। अशिष्टता, क्या तुम मुझे, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के प्रमुख को अनदेखा कर रहे हो? लिन शेन ने आसमान में एनजियाहे को ठंडी निगाह से देखा, जो एक सेराफ जैसा दिखता था। दर्शकों ने केवल ये देखा कि तियान जिक्सिया घायल हो गया था, यह नहीं जानते हुए कि उसे 10 दिशाओं के भूत देवता स्लेइंग ब्लेड की शक्ति से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने तलवार को दबा दिया था, जिसके कारण उसे एनजियाहे ने घायल कर दिया था। क्या होगा अगर मैं तुम्हें गंभीरता से नहीं लूंगा? एनजियाहे ने आज डार्क डोमेन लोड सीड लेने का दृढ़ निश्चय किया, एक ऐसा अवसर जो जीवन भर में मिलना मुश्किल है, इसे चूकने का मतलब था कि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। प्रतियोगिता के लिए आपकी योग्यता रद्द कर दी गई है, इसलिए अब चले जाओ, लिन शेन ने बातचीत के लिए कोई जगह छोड़े बिना कहा, सीधे एनजियाहे को एक चट्टान के किनारे पर धकेल दिया। मेरी योग्यता रद्द करो, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, एनजियाहे ने तिरस्कार के साथ कहा। प्रतियोगिता सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित की जाती है, और अगर मैं कहता हूं कि आपकी योग्यता रद्द कर दी गई है, तो ये रद्द हो गई है। भले ही आज भगवान स्वयं आ जाएं, फिर भी आपको चले जाना होगा, लिन शेन ने घोषणा की। तो फिर देखते हैं कि आज कौन खो जाएगा, एनजियाहे ने ठंडी निगाहों से कहा। लिन शेन को ध्यान से देखते हुए उसके शरीर से ब्लेड क्यों फूट पड़ा, उसे एक राक्षसी ब्लेड में बदल दिया और दिल को थाम देने वाली ब्लेड लाइट निकल रही थी। डीन, कृपया पीछे हटें, मुझे उसे संभालने दें, ची शिनहो लिन शेन के सामने चले गए। नीचे खड़े हो जाओ, आज मैं, डीन, व्यक्तिगत रूप से उसे खो दूंगा, लिन शेन ने ची शिनहो को खारिज कर दिया, अपनी कमर से म्यान वाली स्क्रैप तलवार निकाली और एक शानदार कारपेस के साथ कदम से कदम मिलाकर एनजियाहे की ओर चलना शुरू कर दिया। देखने वाले कुछ आश्चर्यचकित थे, हालांकि लिन शेन मजबूत क्षमताओं वाला डीन था, फिर भी वह आरोही स्तर पर था। शीर्ष स्तर के निर्वाण के खिलाफ लड़ना, एनजियाहे जैसा होना उसकी पहुंच से बाहर होना चाहिए, और खुद आगे बढ़कर ऐसा लग रहा था कि वह न केवल एनजियाहे को भगाने में विफल रहेगा, बल्कि वह अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा था। जब चीजें पहले से ही इस बिंदु तक बढ़ गई थीं, तो कोई रास्ता नहीं था कि एनजियाहे उस पर कोई दया दिखाए। उनके लिए लिन शेन की हरकतें आत्महत्या से अलग नहीं थीं। ऊपर बादलों में सम्राट तियानशु और एनयी दोनों नीचे की घटनाओं को देख रहे थे। उनमें से कोई भी एक शब्द नहीं बोला, दोनों चाय की चुस्की ले रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। एनजियाहे की हथेलियां ब्लेड जैसी हो गईं और बिजली की तरह झूलने के साथ एक पल में एक ब्लेड की रोशनी आई, इतनी तेज कि यह लगभग अगोचर थी। चीख! स्क्रैप तलवार लिन शेन द्वारा खींची गई, जो सीधे एनजियाहे की ब्लेड की रोशनी से टकराए। ये देखकर कई लोगों ने अपना सिर हिलाया, निर्वाण को आरोही से लड़ाया और वास्तव में उसका सामना किया, यह मौत को आमंत्रित करने के समान था। लेकिन अगले ही पल कई लोगों की आंखें चौंक गईं। लिन शेन की स्क्रैप तलवार ने वास्तव में एनजियाहे की ब्लेड लाइट को 2 भागों में विभाजित कर दिया। यह कैसे संभव है? यह अविश्वसनीय था। एनजियाहे की ब्लेड लाइट केवल ब्लेड आभा नहीं थी, बल्कि निर्वाण की शक्ति से संघनित थी, जो कि आरोही स्तर के अभ्यासी की शक्ति से मौलिक रूप से अलग थी।
एक आरोही के बल का उपयोग करते हुए लिनशेन ने आश्चर्यजनक रूप से निर्वाण शक्ति से बने ब्लेड लाइट को विभाजित किया, और यह एन जियाहे की शीर्ष स्तरीय निर्वाण शक्ति से संघनित भी थी, जो कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। एन जियाहे की निगाहें तेज हो गईं और उसकी ब्लेड क्यूई उसके दोनों हाथों से बेतहाशा फूट पड़ी, जिससे ब्लेड की रोशनी की लहरें लिनशेन पर विभिन्न कोनों से वार कर रही थीं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ और कहानियां खोजें। लिनशेन ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में म्यान पकड़ी, दोनों को मजबूती से हिलाते हुए एन जियाहे की ब्लेड लाइट्स में से प्रत्येक को विभाजित करते हुए। उसके कदम कभी नहीं रुके, वह लगातार एन जियाहे की ओर बढ़ रहा था। ब्लेड लाइट्स आसमान में चमक रही थीं, लेकिन एक एक करके बिखर गईं। लिनशेन युद्ध के देवता की तरह थे, जो स्वर्ग को चुनौती दे रहे थे, अपनी तलवार चला रहे थे, ऊपर से दिव्य दंड को चकनाचूर कर रहे थे। भीड़ पहले से ही स्तब्ध थी। एन जियाहे के भयानक ब्लेड लाइट हमले को रोक दिया गया था, लिनशेन तक एक भी वार नहीं पहुंचा। ये किस तरह की ब्लेड तकनीक है? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? किसी ने आश्चर्य में कहा। आरोही निर्वाण प्राणियों से लड़ते हुए निर्वाण की शक्ति से रूपांतरित ब्लेड क्यूई को सीधे तौर पर पराजित करते हुए न केवल उसे पीछे नहीं हटाया गया, बल्कि वह कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा, मानो वह एक अजेय युद्ध देवता हो। ये केवल एक चमत्कार था। किस तरह की ब्लेड तकनीक संभवतः एन जियाहे की निर्वाण की शक्ति को काट सकती है? आपको पता होना चाहिए कि एन जियाहे ने एंजल पुनर्जन्म कौशल की खेती की है, निर्वाण शक्ति प्राप्त की है, जो निश्चित रूप से शीर्ष पायदान पर है, एक आरोही की ताकत और ब्लेड तकनीक के लिए अतुलनीय है। जिन वंशजों को एन जियाहे के बारे में कुछ समझ थी, वे और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। वे सभी इस बात से और अधिक अवगत थे कि लिनशेन अब कितना कठिन और भयानक कार्य कर रहा था। एक आरोही के रूप में निर्वाण प्राणी को चुनौती देना केवल 10 गुना विशेषता अंतर का सामना करने के बारे में नहीं था, बल्कि ताकत में गुणात्मक अंतर का भी सामना करना था। इन सब बातों ने एक आउट ऑफ लेवल चुनौती को हासिल करना लगभग असंभव बना दिया, यहाँ तक कि डीएस बड़ी जैसे मजबूत लोगों के लिए भी, जो आसानी से ऐसी चुनौतियों का प्रयास नहीं करेंगे। एन जियाहे ने अपने हाथों को तेजी से घुमाया और ब्लेड की रोशनी और अधिक तीव्र हो गई, जिसने आकाश को बिजली की चादरों की तरह ढक दिया। इसके बावजूद लिनशेन के कदम अधिक रूप से दृढ़ रहे, क्योंकि उसने तेजी से अपनी भुजाएं घुमाईं। उसकी तलवार और म्यान ने सभी बिजली जैसी ब्लेड की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। एन जियाहे की आंखों में नज़र ठंडी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिनशेन वास्तव में उसके हमलों का सामना कर सकता है। जब से उसने लिनशेन के बारे में जाना, उसने उसे कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना, केवल इस बात का डर था कि लिनशेन नियमों का अपने नुकसान के लिए फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अब एन जियाहे ये देखकर हैरान था कि इस व्यक्ति से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। एन जियाहे की हत्या करने की मंशा अंधेरे में उभरी जब उसने अपना हाथ बढ़ाया। ब्लेड की रोशनी उसके हाथ में एकत्रित हो गई और एक काले प्रकाश ब्लेड में बदल गई। एन जियाहे के 6 पंख एक साथ उसके पीछे चले गए और वह एक इंद्रधनुष की तरह आगे बढ़ा, एक पल में लिनशेन को छूते हुए। उस पल में लाइट ब्लेड भी बाहर निकल गया, इतनी तेजी से कि यह नग्ना आंखों के लिए अदृश्य था। यह एन जियाहे की लाइट सीइंग डेथ ब्लेड तकनीक थी। ये दृश्य देखकर सभी के दिल की धड़कन रुक गई, यहाँ तक कि तियानजिक्सिया भी पहले एन जियाहे की ब्लेड तकनीक का बचाव नहीं कर पाए थे। क्या लिनशेन, एक आरोही, संभवतः इस ब्लेड का बचाव कर सकता है? क्लैंग! सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि एन जियाहे के हाथ में ब्लैक लाइट ब्लेड वास्तव में लिनशेन के हाथ में स्क्रैप तलवार से चकनाचूर हो गया था। स्क्रैप तलवार की शक्ति यहीं नहीं रुकी, इसने एन जियाहे की छाती पर वार किया, जिससे वह उड़ गया। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। तियान बुलुओ, जो तियान किंग्यू के साथ लड़ाई देख रहा था, उसकी आंखें सदमे में खुली रह गईं। उसने खुद को स्वीकार किया कि वह लिनशेन की तरह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि स्वर्ग और मनुष्य की एकता ने उसे दुश्मन की चालों का अनुमान लगाने की अनुमति दी। अगर दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी तो वह उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, भले ही उसे पता हो कि वे क्या चाल चलेंगे। एन जियाहे उन लोगों में से एक था जिसे वह रोक नहीं सकता था, फिर भी लिनशेन ने न केवल उसे रोका बल्कि उसे घायल भी कर दिया। एन जियाहे ने अपने कवच पर उतले निशानों को देखा, उसकी आंखें मारने के इरादे से और भी ज्यादा भरी हुई थीं। एन जियाहे ने हमेशा खुद को सेलेस्टियल रेस की युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष विशेषज्ञ माना था, यहाँ तक कि अपने साथियों को कौशल सिखाने के लिए एक अकादमी भी स्थापित की थी। वह अपने स्तर के साथियों को अपने ध्यान के योग्य नहीं समझता था, और फिर भी लिनशेन, एक आरोही, उससे इस हद तक लड़ने में सक्षम था, यहाँ तक कि उसकी लाइट सीइंग डेथ ब्लेड तकनीक को भी रोक दिया, जिससे एन जियाहे की हत्या करने की मंशा पूरी तरह से भड़क गई। ये व्यक्ति अवश्य मरेगा। एन जियाहे के हाथों ने एक काली प्रकाश वाली ब्लेड को संघनित किया, उसका शरीर लिनशेन के सामने प्रकट होने के लिए एक चौंका देने वाले हंस की तरह फड़फड़ाया, और उसकी प्रकाश वाली ब्लेड एक प्रेत की तरह बाहर निकल गई। एन जियाहे के शरीर से निकलने वाली रोशनी और भी मजबूत होती गई, जिससे वह एक सूरज की तरह दिखने लगा, जो सीधे देखने में बहुत चमकदार था।
उसके सिर के ऊपर एंजल हेलो दिखाई दिया जो लगातार भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। एनजियाहे को आशीर्वाद दे रहा था और उसकी ब्लेड को और भी तेज कर रहा था। 3 मिनट, पूरे 3 मिनट। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक पॉइंट सीलिंग ने मारा हो, 3 मिनट के लिए स्थिर हो गया हो। इन 3 मिनटों के दौरान एनजियाहे ने एक दम घुटने वाला हमला किया। लिनशेन के चारों ओर एक भूत की तरह टिमटिमाते हुए, बीच बीच में दिखाई देते और गायब होते हुए, अकल्पनीय कोनों से ब्लेड से वार करते हुए जिसे आम लोग नहीं देख सकते थे। इतना रोमांचक हमला फिर भी लिनशेन की रक्षा को भेदने में विफल रहा। लिनशेन पर निशाना साधे गए सभी ब्लैक लाइट ब्लेड को उसने रोक दिया और चकनाचूर कर दिया। लिनशेन एक शाश्वत अधिक पर्वत शिखर की तरह था जो तेज लहरों के खिलाफ मजबूती से खड़ा था, जो अंततः उसके खिलाफ टूट पड़े। तलवार और उसके म्यान में किसी तरह की जादुई शक्ति थी जो एक अभेद्य किले का निर्माण कर रही थी। डीन की ब्लेड तकनीक पथ पर महारत हासिल करने के करीब है, वाइस डीन कियाओ ने प्रशंसापूर्वक कहा। ब्लेड कौशल अच्छा है, इसका एकमात्र दोष यह है कि यह पूरी तरह से बचाव और कोई आक्रमण नहीं लगता है, ची शिन्हो ने बड़बड़ाया। असेंशन शक्ति के साथ एनजियाहे के हमलों को रोकने में सक्षम होने के नाते क्या आप ऐसा कर सकते थे जब आप असेंशन स्तर पर थे? वाइस डीन एन ने चाय पीते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से मैं नहीं कर सकता था, ची शिन्हो ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, हर लाभ के साथ नुकसान भी होता है। अगर डीन की ब्लेड तकनीक में कोई आक्रामक चाल होती तो शायद वह अब तक नहीं टिक पाता, वाइस डीन एन ने धीरे से कहा। मेरे परिवार में एक जूनियर है जो पढ़ाई के लिए फैमिली एकेडमी गया था और मैंने अक्सर उस बच्चे को एनजियाहे के बारे में बात करते सुना है। उसने बताया कि कैसे एनजियाहे में असाधारण प्रतिभा थी, कि वह आसानी से किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकता था और सैकड़ों कौशलों का सार एकीकृत करते हुए ऑल स्ट्रीम्स रिटर्न टू द ओरिजिन के मास्टरी क्षेत्र तक पहुंच गया था। वह एक नज़र में प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को देख सकता है और उनके कार्यों की भविष्यवाणी कर सकता है, लगभग एक देवता की तरह। पहले मुझे लगा कि वह बच्चा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, लेकिन लिटिल इंपीरियल अंकल के साथ उसकी लड़ाई देखने के बाद, हालांकि वह मास्टर स्तर पर नहीं था, वह उससे बहुत दूर नहीं था। यदि डीन सक्रिय रूप से हमला करता तो वह अपनी हरकतों का अनुमान लगा सकता था और एनजियाहे द्वारा कमजोरियों को निशाना बनाया जा सकता था जिससे बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन इस तरह की निष्क्रिय पिटाई के साथ, यदि यह बहुत लंबे समय तक चलता है, तो क्या अंततः कोई गलती नहीं होगी? कोई भी हमेशा के लिए एक आदर्श बचाव नहीं कर सकता है, ची शिन्हो ने कहा। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, हमारे डीन की ब्लेड तकनीक बहुत स्थिर दिखती है, लॉजिस्टिक विभाग के प्रमुख ने हंसते हुए कहा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। स्थिर, ये कैसे स्थिर है? मैंने कभी ऐसे बचाव के बारे में नहीं सुना जो 100% अभेद्य हो, ची शिन्हो ने तर्क दिया। मैं बिल्कुल दोषरहित बचाव के बारे में नहीं जानता, लेकिन अकाउंटिंग के अपने अनुभव से हमारे डीन गणना करने में बहुत अच्छे हैं, लॉजिस्टिक विभाग के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका अकाउंटिंग से क्या लेना देना है? ची शिन्हो हैरान थी। बेशक, ये संबंधित है। अगर ब्रह्मांड में हर कोई आपके लिए 0.1 स्वर्गीय मुद्रा बचाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कितने अमीर होंगे? लॉजिस्टिक विभाग के प्रमुख ने कहा। आप संचय के सिद्धांत को समझते हैं, है न? डीन अपनी ताकत का संरक्षण कर रहा है, एनजियाहे की ऊर्जा को कम करने के लिए कम से कम प्रयास कर रहा है। एनजियाहे भले ही क्रूर लगे, लेकिन उनकी खपत हमारे डीन की तुलना में कहीं अधिक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन पहले सहनशक्ति खो देगा और कौन पहले अपनी कमजोरी प्रकट करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा डीन स्थिर है। भले ही वह कोई कमी दिखाए, लेकिन एनजियाहे उससे पहले एक कमी दिखाएगा। जब समूह चर्चा कर रहा था तो उन्होंने अचानक एनजियाहे की आकृति को चमकते और गायब होते देखा, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही तियानजिक्सिया के पास था, जो उपचार प्राप्त कर रहा था। हर कोई चौंक गया, ये सोचकर कि एनजियाहे इतना पागल हो गया है कि वास्तव में तियानजिक्सिया को मार डाला। उनके आश्चर्य के लिए एनजियाहे ने बगल में पड़े 10 दिशाओं के भूत देवता को मारने वाले ब्लेड को पकड़ लिया और तुरंत युद्ध के मैदान में लौट आया। आपके हाथ में तलवार के साथ एक समस्या है, यह इसे उचित बनाता है। एनजियाहे ने 10 दिशाओं के भूत भगवान को मारने वाली ब्लेड को पकड़ते हुए लिनशेन की ओर इशारा किया और कहा। हर कोई हैरान था, क्योंकि वे पहले ही देख चुके थे कि 10 दिशाओं का भूत भगवान को मारने वाली ब्लेड कितनी भयानक थी। उन्हें एनजियाहे की तरह लंबे समय से संदेह था कि लिनशेन के हाथ में तलवार के बारे में कुछ असामान्य था। अब जब एनजियाहे ने 10 दिशाओं के भूत भगवान को मारने वाली ब्लेड ले ली थी, तो चाहे लिनशेन की तलवार कितनी भी अच्छी क्यों न हो, क्या ये 10 दिशाओं के भूत भगवान को मारने वाली ब्लेड से बेहतर हो सकती है? लिनशेन एनजियाहे के हाथ में 10 दिशाओं के भूत भगवान को मारने वाली ब्लेड को देखकर अंदर से थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। जिसके बारे में बात करते हुए 10 दिशाओं के भूत भगवान को मारने वाली ब्लेड और स्क्रैप तलवार वास्तव में एक ही भट्टी से 2 ब्लेड में गढ़ी गई थी। 10 दिशाओं के भूत भगवान को मारने वाली ब्लेड को सार से ढाला गया था, जबकि स्क्रैप तलवार को परिष्कृत की गई अशुद्धियों से बनाया गया था बाहर।
सैद्धांतिक रूप से 10 दिशाओं भूत भगवान वध ब्लेड स्वाभाविक रूप से स्क्रैप तलवार से बहुत मजबूत होना चाहिए। हालांकि इतने लंबे समय तक स्क्रैप तलवार का उपयोग करने के बाद लिन शेन ने पाया कि यह ब्लेड आखिरकार 10 दिशाओं भूत भगवान वध ब्लेड से कमतर नहीं हो सकता है। ये सिर्फ इतना है कि इसमें 10 दिशाओं भूत भगवान वध ब्लेड जैसा व्यक्तित्व नहीं है, न ही इसकी दबंग उपस्थिति है। ये बहुत साधारण दिखता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये किसी भी अन्य ब्लेड से अधिक मजबूत हो सकता है। 10 दिशाओं भूत भगवान वध ब्लेड अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन स्क्रैप तलवार को अपनी पूरी शक्ति लाने के लिए एक बहुत मजबूत मास्टर की आवश्यकता है। वाइस डीन 10 दिशाओं भूत भगवान वध ब्लेड को पकड़े हुए विनाश के एक दूत की तरह लग रहा था, जो ऊपर से तबाही के ब्लेड को चला रहा था, धीरे धीरे अपने हाथ में सोल स्लेयर ब्लेड को उठा रहा था और लिन शेन की ओर नीचे काट रहा था। भयानक ब्लेड लाइट स्वर्ग से उतरते हुए एक दहाड़ते हुए दुष्ट भूत में बदल गई, मानो वह सब कुछ चीर कर नष्ट कर देना चाहती हो। वाइस डीन की ब्लेड तकनीक और ताकत के साथ सोल स्लेयर ब्लेड और भी अधिक विचित्र और क्रूर बन गया। सोल स्लेयर ब्लेड में थरी रिवरेंस स्वॉर्ड स्किल की अवधारणा और ताकत थी, जो ट्रू एक्सट्रीम स्लेइंग ईविल डिवाइन लाइट की तरह एक अविनाशी शक्ति थी। अभी अभी वाइस डीन की ब्लेड और ब्लेड लाइट एक ही वार से चकनाचूर हो गई थी, पूरी तरह से अजेय। जब सभी ने सोचा कि लिन शेन वार को चकनाचूर कर देगा, तो उन्होंने उसे एक बार फिर अपने हाथ में ब्लेड घुमाते हुए देखा, फिर भी वह भयंकर रक्षात्मक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरों को लग सकता है कि सोल स्लेयर ब्लेड की शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन लिन शेन को जरा भी डर नहीं था। डेथ पाउडर की ट्रू एक्सट्रीम ईविल स्लेइंग डिस्ट्रक्टिव डेथ रे और भी मजबूत थी, लेकिन स्क्रैप तलवार ने फिर भी इसे खोलने में कामयाबी हासिल की। जब तक कि पूर्ण शक्ति दमन न हो, स्क्रैप तलवार की उपयोगिता असीमित थी। लिन शेन को पूर्ण शक्ति से दबाना चाहते हुए वाइस डीन स्पष्ट रूप से अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। लिन शेन के सभी कौशल पूरी तरह से सक्रिय होने के साथ वाइस डीन की विशेषता उनकी तुलना में बहुत अधिक मजबूत नहीं थी, इतनी भी नहीं कि वह भारी पड़ जाए। लिन शेन ने ब्लेड और उसके म्यान को अपने सामने पार किया, ताकि सोल स्लेयर ब्लेड के प्रहार को रोकने के लिए स्क्रैप स्वॉर्ड स्निप कौशल का उपयोग किया जा सके। लेकिन जब सोल स्लेयर ब्लेड की शक्ति बढ़ गई, तो लिन शेन क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। सोल स्लेयर ब्लेड की शक्ति सीधे स्क्रैप स्वॉर्ड में घुस गई, जिससे प्लेटिनम रंग के ब्लेड पर बैंगनी काले रंग की लौ जल उठी। लिन शेन को 10 दिशाओं के भूत देवता स्लेइंग ब्लेड की ताकत से स्क्रैप स्वॉर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने स्क्रैप स्वॉर्ड में एक शक्तिशाली शक्ति को व्याप्त महसूस किया, जिसमें मूल रूप से शायद ही कोई ताकत थी। एक विचार के साथ लिन शेन ने अपने ब्लेड को उल्टा घुमाया और ब्लेड के भीतर की भयानक शक्ति तुरंत एक दुष्ट भूत की दहाड़ती शक्ति में बदल गई, जो वाइस डीन की ओर बढ़ रही थी। वाइस डीन अनिश्चित और कांपते हुए बचाव के लिए अपने ब्लेड का उपयोग करने का प्रयास किया, केवल ये देखने के लिए कि उसके हाथ में सोल स्लेयर ब्लेड ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हवा में स्थिर हो, वह बस इसे उठा नहीं सकता था। वाइस डीन के पास लिन शेन के हमले से बचने के लिए अपने ब्लेड को छोड़ने और चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भयानक ब्लेड क्यू आकाश में उड़ गया, बादलों को तोड़ दिया और बादलों में मानव निर्मित हैंगिंग आइलैंड से आगे निकल गया। वाइस डीन का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन उसने देखा कि लिन शेन पहले से ही सोल स्लेयर ब्लेड के पास आ चुका था, उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और लापरवाही से सोल स्लेयर ब्लेड को उठा लिया।